हेलो बच्चा वाटी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? मुझे काफी पढ़ाई जोरदार चल रही है। इसी तरह से पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जैसा कि आपको थंबनेल से थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि आज से अपन एक एनसीईआरटी की सीरीज स्टार्ट करने वाली है, जिसमें अपना लाइन बाय लाइन को एनसीईआरटी को कवर करेंगे, राइट। अगर आपको इंटरेस्ट है लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ने में, आपको ऐसे खुद से पढ़ने में दिक्कत आती है, तो आप पूरा वीडियो देख लीजिए। आपको एक आइडिया लग जाएगा कि एनसीईआरटी में क्या लिखा गया है। तो एनसीईआरटी पढ़ने का रीजन ये भी है कि क्योंकि आपको स्कूल के एग्जामिनेशन देने हैं, स्कूल में बेसिकली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, राइट। दूसरी बात यह है कि जो भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, राइट, जेई मेन एग्जामिनेशन हो गया, या फिर आपका नीट का एग्जामिनेशन हो गया, या और भी जो एग्जामिनेशन है जहाँ पे एनसीईआरटी पूछा जाता है, वहां पे एनसीईआरटी के जो लाइन बाय लाइन है वहां से क्वेश्चन कहीं से कहीं ना कहीं पिक करते हैं, राइट। इसलिए अपन देखेंगे लाइन बाय लाइन पढ़ के एनसीईआरटी में कहाँ से आप जो है ना आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पिकअप कर सकते हो, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ली, तो लाइक तो जरूरी कर देना, राइट। लाइक करने में क्या ही जाता है, इसमें पैसे तो नहीं लगते अपने। तो स्टार्ट किया जाए। तो चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, जय हिंद, नमस्ते, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला अपन जो यूनिट उठाने वाले हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स और रोटेशनल मोशन का, जो अपने पास ये चैप्टर नंबर 6 है, ये न्यू एनसीईआरटी के बेस्ट पे है, राइट। आप पुराना वाला एनसीईआरटी मत उठा लेना, ये नया जो एनसीईआरटी जो अभी जो रिपब्लिश जो है ना, कुछ इसमें पोर्शन कट किए गए हैं, कुछ पोर्शन जो है ना एज इट इज रखा गया। तो जो न्यू एनसीईआरटी है उसके हिसाब से अपन डिस्कशन करने वाले हैं। ये मैं एनसीईआरटी की जो वेबसाइट है वहां से मैं डायरेक्ट इसको डाउनलोड किया हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको, राइट। तो देखो, मैं पहले तो इसमें, क्योंकि अभी मैं आपके सामने लाइन बाय लाइन पढ़ूंगा तो उसमें टाइम जाएगा, इसलिए मैंने क्या किया है, पहले से मार्क कर लिया कहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ताकि आपके लिए चीजें आसान हो जाए और ये कम से कम टाइम में आपके सामने पूरे पूरे डिस्कशन हो जाए ये वाला चैप्टर, राइट। तो शुरू करते हैं। देखिए, अभी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में इससे पहले अपन जो जो भी चैप्टर पढ़ा है, जैसे कि मोशन इन प्लेन पर है या फिर मोशन इन स्ट्रेट लाइन पर है, इसमें अपन एक बल्क पार्टिकल की स्टडी करते हैं, राइट। क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान चलो कि ये अपने पास एक ऑब्जेक्ट है, राइट। ये ऑब्जेक्ट है तो ये बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है, मतलब सैकड़ों पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, राइट। तो अपन जो अभी तक स्ट्रेट लाइन में पढ़ रहे थे, इसको स्टडी करने के लिए इसको एक पॉइंट मास ट्रीट कर ले रहे थे। बाकी ये तो पॉइंट मास तो है ही नहीं, ठीक है। इसलिए अपने को रोटेशन में ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, यहाँ पे पॉइंट मास की स्टडी नहीं करती, हम बहुत सारे मास को एक साथ स्टडी करते हो, राइट। तो यही इसलिए ये इसको बोलते हैं अपना सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, मतलब पार्टिकल्स का बहुत बड़ी एक जखेरा, पार्टिकल्स का एक बहुत बड़ा सिस्टम, राइट। तो इसमें जो है अपने पास जैसे ये दो पहला पॉइंट इसमें जो मैं हाईलाइट करने की यहाँ कोशिश किया हूँ, प्राइमरी जो प्राइमरली जो अपना कंसीडर करते हैं मोशन ऑफ द सिंगल पार्टिकल, राइट। अब देखिए पहला पॉइंट ये वाला आप पढ़ो, है ना। ये वाला पॉइंट है, अ पार्टिकल इज आइडियली रिप्रेजेंटेड एज अ पॉइंट मास हैविंग नो साइज, है ना। ये आइडियली रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपको ध्यान में रखना, क्योंकि जो अपना ट्रांसलेशनल मोशन वगैरह पढ़ते हैं उसको पॉइंट मास को ट्रीट करके ऐसा करते हैं, राइट। लेकिन आइडियली पॉइंट मास तो कोई होता नहीं है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो आगे जो पॉइंट है अपने पास, यहाँ पे ये वाला पॉइंट पढ़िए आप। यहाँ पे एक रिजिड बॉडी के बारे में डिस्कशन किया गया है कि आइडियली अ रिजिड बॉडी इज अ बॉडी विद अ परफेक्टली डिफिनिट एंड अनचेंजिंग शेप। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑल पेयर्स ऑफ द पार्टिकल्स सच ए बॉडीज डू नॉट चेंज। बोलता है रिजिड बॉडी ऐसा बॉडी है जिस बॉडी का दो, इसको कंप्रेस करो या फिर इसको कुछ भी इसका शेप और साइज चेंज करो, इसके जो है ना शेप और साइज तो चेंज नहीं होंगे। और बोलता है कि दो पॉइंट के बीच में, है ना, दो पार्टिकल्स के बीच में अगर डिस्टेंस चेंज ना हो, है ना, रिलेटिव डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा इसके कांस्टेंट रहे, तो अपना उसको अपना बोलते हैं कि रिजिड बॉडी है वो, है ना, रिजिड बॉडी है, राइट। अच्छा, आइडियली लेकिन रिजिड बॉडी कोई ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन अपन थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अपन ऐसा मानते हैं कि रिजिड बॉडी डू एग्जिस्ट, है ना, और उस पर अपन स्टडी करते हैं, राइट। ये वाला पॉइंट जो है ना आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप ध्यान में रखना, ठीक है। तो जाकर नेक्स्ट जो ये वाला पॉइंट आप पढ़ो। इट इज एविडेंट फ्रॉम द डिफिनेशन ऑफ ए रिजिड बॉडी दैट नो रियल बॉडी इज ट्रूली रिजिड, सिंस रियल बॉडी डिफॉर्म अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स, बट द मेनी सिचुएशन द डिफॉर्मेशंस आर नेग्लिजिबल्स, राइट। डिफॉर्म हो सकता है लेकिन अब उसको अपने क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करके मानते हैं, ठीक है।
इन ए नंबर ऑफ सिचुएशन इन्वॉल्व सच बॉडी, जैसे कि व्हील हो गया, व्हील चक्के, टॉप्स हो गए, स्टील बीम्स हो गए, ये सबको डिफॉर्म करना मुश्किल है, इसलिए ये सबको अपन रिजिड बॉडी के कैटेगरी में रखते हैं, राइट। अच्छा, नेक्स्ट अपने पास है व्हाट काइंड ऑफ मोशन कैन बी रिजिड बॉडी हैव। तो रिजिड बॉडी के पास किस तरह के मोशन होते हैं वो अपन नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं, नेक्स्ट मतलब पेज पे। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे एक जो है ना, एक बॉडी है, ये, इसको इंक्लाइन प्लेन पे से इसको ड्रॉप कर दिया, राइट। अब देखिए यहाँ ये जो बॉडी है ये बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलके बने हुए, लेकिन हर एक पार्टिकल्स का जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है एक सर्टेन डायरेक्शन में है। समझ में आ रही है बात आपको? सर्टेन डायरेक्शन, इसलिए ये पूरे होल बॉडी के साथ क्या मान लेते हैं कि एक पॉइंट मास ट्रीट कर लेते हैं, क्योंकि हर एक पॉइंट का एक सर्टेन डायरेक्शन में वेलोसिटी है, राइट। तो इसी यहाँ पे देखो पॉइंट लिखा है, ट्रांसलेशनल स्लाइडिंग मोशन ऑफ ए ब्लॉक डाउन एन इंक्लाइन प्लेन, P1 P2 of the block moves with the same velocity at any instant of time। ठीक है। अच्छा, हम नीचे में एक पॉइंट पढ़िए, द रिजिड बॉडी है इन द प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। जैसा बात है, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन इसलिए है कि हर एक पॉइंट के इसका भी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, इस वाले पॉइंट का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, इसलिए इतना इसको बोलते हैं कि ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन होता क्या है? ट्रांसलेशनल मोशन में ये मोशन होता है कि जब बॉडी के हर एक पार्ट का मोशन एक फिक्स्ड डायरेक्शन में हो, है ना, तो उसको बोलते हैं कि अपन कि बॉडी एक ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, राइट। ट्रांसलेशनल मोशन मतलब कि बॉडी का मोशन एक सर्टेन डायरेक्शन में हो, ठीक है, उसके वेलोसिटी चेंज ना होना चाहिए, उसको अपना बोलते हैं क्या? रिजिड बॉडी का मोशन है, ट्रांसलेशनल मोशन उसको बोला जाता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट ये स्टार मार के यहाँ पे पॉइंट किया, इसको आप पढ़ के देखो, इसमें क्या है, इन अ प्योर ट्रांसलेशनल मोशन at any instant of time all particles of the body have the same velocity, right। यही मैं बात बोल रहा था कि सारे पार्टिकल्स का वेलोसिटी सेम होता है इन द केस ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो ये वाला पॉइंट आप पढ़ो, all particles are not involved with the same velocity at any instant the body therefore is not pure translational motion, right। अच्छा, इसमें देखो ये जो कुछ ये रोलिंग सिलेंडर ले लिया, इस सिलेंडर है, रोल करता जा रहा है इंक्लाइन प्लेन। अब देखिए इस वाले पॉइंट का जो P4 वाला पॉइंट है, इसकी वेलोसिटी किधर है? इस वाले पॉइंट इधर की ओर वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी इधर की ओर है, इसकी वेलोसिटी इसकी इधर की ओर है। ये जो P3 वाला पॉइंट है, जो इंक्लाइन प्लेन का जो पॉइंट है ना, इसकी वेलोसिटी क्या है? 0 है। हर एक पॉइंट का वेलोसिटी अलग अलग है, इसलिए इसको अपना ट्रांसलेशनल मोशन नहीं बोल सकते हैं, राइट। इसमें देखो ये वाला पॉइंट पढ़ के देखो आप, रोलिंग मोशन ऑफ ए सिलेंडर इट इज नॉट प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, पॉइंट्स P1 P3 P2 P3 and P4 have different velocity, right, at any instant of time। In fact the velocity of point of contact P3 is 0 at any instant of time if the cylinder rolls without slip। तो इसके अलग अलग वेलोसिटी है, राइट, इसको इसलिए अपना ट्रांसलेशनल मोशन नहीं बोले। हाँ, अब देखिए आगे ये वाला पॉइंट मैं इसको घेरा करके रखा, इसको आप पढ़ के देखो, द लाइन और फिक्स्ड एक्सिस अबाउट व्हिच द बॉडी इज रोटेटिंग इज इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर बॉडी मूव करती है तो उसको अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन बोला जाता है। जैसे कि आप सीलिंग फैन का एग्जांपल आप अगर देखो, सीलिंग फैन में जो रॉड होता है उसके अबाउट जो है ना, वो फैन का ब्लेड क्या करता है? मूव करते रहता है, तो वो एक्सिस क्या हो गया? वो जो रॉड है वो हो गया अपना पास एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट, एक्सिस ऑफ रोटेशन। वही यहाँ पे दूसरा डायग्राम बना करके दिखा है, पोर्टर्स वगैरह जो बनाते हैं ना, आपने देखा वो मिट्टी के बर्तन बनाते हुए, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो गया? ये वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं, देखिए एक यहाँ पे एक रिजिड बॉडी को मार्क किया गया, राइट, रिजिड बॉडी है और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? ये जेड वाला, राइट, ये जेड वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्योंकि इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें ये जो रिजिड बॉडी है इसमें कितना थाउजेंड्स ऑफ पार्टिकल्स है, इसमें 2-3 पार्टिकल्स को यहाँ पे मार्क कर लिया गया है, जैसे कि पार्टिकल्स P3 है एक, और ये पार्टिकल्स P1 है, सॉरी ये अपने पास P2 है, ये P1 है और ये P3 है। 3 पार्टिकल्स को मार्क किया, ऑल्दो इसमें थाउजेंड्स ऑफ पार्टिकल्स हैं। ये इंडिविजुअल पार्टिकल्स P3 जो है ये एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, कौन सा प्लेन में? XY प्लेन में, राइट,
एक्स वाई, क्योंकि ये तो रोटेट तो हो रहा है जेड एक्सिस के अबाउट, और एक्स वाई प्लेन में ये रोटेट ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो ये P1 भी एक सर्कुलर मोशन कर रहा है। P3 देखिए इसी एक्सिस पे है, इसका मतलब P3 कांस्टेंट है, P3 कोई मोशन नहीं कर रहा, P3 की वेलोसिटी 0 है, क्योंकि ये सिर्फ ये इटसेल्फ इट इज एट द पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे है ये, ठीक है, इसलिए इसकी वेलोसिटी क्या हो गई 0। अब देखो यहाँ पे आप पॉइंट पर, every particles of a body moves in a circular circle which lies in a plane perpendicular to the axis and it has center on the axis, right, it has center on the axis। ये हो गया अपने पास, ये पार्टिकल्स सारे पार्टिकल्स जो है ना इस वाले एक्सिस के अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहा है। एक तो सर्कुलर मोशन अपन पढ़े, सर्कुलर मोशन वाले चैप्टर में पढ़े होंगे, लेकिन इसमें जब बहुत सारे पार्टिकल्स एक साथ सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। अच्छा, इसमें फिर बोलता है फिगर शोज द रोटेशनल मोशन ऑफ द रिजिड बॉडी अबाउट फिक्स्ड एक्सिस, राइट। अच्छा, ये वाला पॉइंट आप पढ़ो, द सर्किल लाइज इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, राइट। ये जो सर्किल जाहिर सी बात है, ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके परपेंडिकुलर है इसके एक्सिस, राइट। इसके बीच में एंगल कितना है भाई, इसके बीच में एंगल है 90 डिग्री, है ना। इसकी मैं बात करूँ तो यहाँ पे एंगल कितना है, देखिए ये वाला सर्किल के प्लेन से यहाँ 90 डिग्री एंगल है, यहाँ पर भी 90 डिग्री एंगल है, राइट। ये 90 डिग्री एंगल है यहाँ, इसलिए बोला परपेंडिकुलर है, सर्किल लाइज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, राइट। अच्छा, ये वाला पॉइंट पढ़ो, फॉर एनी पार्टिकल ऑन द एक्सिस P3 R इक्वल टू 0, P3 का क्या है, सर्कल तो 0 है, सर्कल के रेडियस 0, क्योंकि P3 इसी वाले पॉइंट पे मूव कर रहा है, P3 0। Any such particles remains stationary while the body rotates. This is the expected since the axis of rotation is fixed. Right? Axis of rotation fixed. अच्छा, एक स्पिनिंग टॉप्स का यहाँ पे एग्जांपल दिया, इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, इस पॉइंट के अबाउट ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है। सिमिलरली एक रोटेटिंग फैन का एग्जांपल दिया गया, इसमें देखो इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये जो फैन के जो ब्लेड के अक्रॉस जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, राइट, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन देखो मूवेबल है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है। ये वाला आप ये लाइन पढ़ेंगे तो, इन सम एग्जांपल ऑफ रोटेशन हाउएवर द एक्सिस मे नॉट बी फिक्स्ड, अ प्रोमिनेंट एग्जांपल ऑफ दिस काइंड ऑफ रोटेशन इज टॉप स्पिनिंग इन अ प्लेन, राइट। ये टॉप वाला जो एग्जांपल है, ये वाला पॉइंट पढ़ते हैं, दिस मूवमेंट ऑफ द एक्सिस of the top around the vertical is termed as precision, इसको प्रीसीजन बोला जाता है, राइट। ये जो प्रीसीजन, नेक्स्ट वाला पेज चलते हैं, इसमें देखिए ये जो पार्टिकल्स हमेशा क्या है, ये वर्टिकल है, इसलिए इसको बोला मोशन ऑफ द रिजिड बॉडी व्हिच इज इन प्योर ट्रांसलेशन, मतलब हर एक पॉइंट का जो है ना एक वेलोसिटी की डायरेक्शन फिक्स है, इसलिए इसको क्या बोल दिया, प्योर ट्रांसलेशन में ये मूव नहीं कर रहा है। इसमें देखिए वेरस पार्टिकल्स क्या कर रहा है, यहाँ पे इस वर्टिकल है, यहाँ पर टिल्ट हो गया, यहाँ पे इस तरह हॉरिजॉन्टल हो गया, ये मूव करता जा रहा है ना। मोशन ऑफ ए बॉडी व्हिच इज कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशन, है ना, ये ट्रांसलेशनल और रोटेशन दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ये वाला जो पॉइंट है द मोशन, ये वाला पॉइंट आप पढ़िए, द मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी व्हिच इज नॉट pivoted or fixed in some way is either a pure translational or combination of translational and rotation। होता है कि अगर रिजिड बॉडी को फिक्स नहीं किया गया या पिवोट नहीं किया गया है, तो या तो वो ट्रांसलेशनल हो सकता है या फिर फिक्स्ड इन सम वे, आइदर इज प्योर ट्रांसलेशनल और कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशन, या तो प्योर ट्रांसलेशनल हो सकता है या फिर फिक्स अगर नहीं किया गया है तो, या तो कॉम्बिनेशन हो सकता है ट्रांसलेशनल और रोटेशन है। जैसे देखिए इसमें फिक्स नहीं किया गया तो ये तो मूव कर रहा है इटसेल्फ बॉडी, इस केस में प्योर ट्रांसलेशनल है, इसमें मूव करना स्टार्ट हो गया तो ये कॉम्बिनेशन हो गया ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशन का, यही पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया गया, राइट। अच्छा, यहाँ फिर क्या है, द रोटेशन मे बी अबाउट एन एक्सिस दैट इज फिक्स्ड, जैसे कि एग्जांपल सीलिंग फैन और द मूविंग ऑसिलेटिंग टेबल फैन, राइट। We shall present the chapter consider rotational motion about the fixture। तो ये बोला इस चैप्टर में अपन जो है ना
ऐसा रोटेशनल मोशन के बारे में स्टडी करेंगे जिसका एक्सिस क्या हो, फिक्स्ड हो, राइट। अच्छा, अब अपने पास है सेंटर ऑफ मास की कहानी, राइट। तो अपने पास है सेंटर ऑफ मास, राइट। चलिए, तो सेंटर ऑफ मास मतलब क्या है कि अगर बहुत सारे पार्टिकल्स जो है ना ऐसा बल्क में है आपके पास, राइट, उसके एक मुखिया को आपको रिप्रेजेंट करना है कि भाई तुम्हारा एक जो है ना अपने घर की जो जो मेन सदस्य उसके बारे में बता दो, क्योंकि अपन उसका स्टडी कर लेंगे तो ऐसा माना जाएगा कि पूरा जो है सिस्टम का स्टडी हो गया, राइट। ऐसा क्यों समझो कि कोई बर्ड का है ना, एक बंच जो है ना, बर्ड का जो बंच इस टाइम फ्लाई कर रहा है, राइट, तो बहुत सारे एक तरह से एक बर्ड एक पॉइंट मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसका अगर आपको स्टडी करना है तो उसका एक सेंटर ऑफ मास का स्टडी कर लीजिए, तो पूरा उसका क्या हो जाएगा, स्टडी हो जाएगा। इसलिए अपने सेंटर ऑफ मास का स्टडी करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सेंटर ऑफ मास एक बार जान लेने से चीजें आसान हो जाती है ना। कई बार जो भारी वाली चीजें हैं उसको सेंटर ऑफ मास पे ट्रीट करके अपन कैलकुलेशन को इजी कर लेते हैं, राइट। ठीक है, ये अपने को सेंटर ऑफ मास के बारे में जानना। ठीक है, इसमें देखो ये वाई और एक्स एक्सिस पे एक ये जो है ना मास रखा गया है जो x1 डिस्टेंस पे है इस वाले ओरिजिन से, और जो ये वाला जो मास है जो m2 है ये x2 डिस्टेंस पर रखा गया है, राइट। y एक्सिस में नहीं है सब, ये x एक्सिस का डिस्टेंस है, राइट। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं इसका जो सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट हुआ है, राइट। इसका जो सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट हुआ है, देखिए ये क्या किया गया है। अगर इसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है तो क्या कर दिया, m1x1 प्लस m2x2 ना डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ये एक्स एक्सिस का आ गया सेंटर ऑफ मास। क्योंकि मास बराबर है इसलिए क्या हो गया, ऊपर नीचे m कॉमन लेके कट कर दिया, यहाँ x1 प्लस x2 बाई 2 आ गया। सिमिलरली अगर बहुत सारे मास हो, दो मास के अलावा nth मास हो, उसके लिए क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे, m1x1 प्लस m2x2 सो ऑन प्लस mn राइट, टोटल मास से फिर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपना सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अब देखिए एक्स वाई जेड में सिमिलरली उसी तरह से निकाल लेंगे, वाई में रहेगा तो m1y1 प्लस m2y2। ठीक है, सब डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा अपने पास सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ओके, इसी टर्म को क्या कर दिया, जनरलाइज कर दिया। जनरलाइज कर दिया मतलब ये एम आई आर आई है ना, मतलब एम आई आर आई मतलब आई के वैल्यू 1 2 3 4 है ना, इस तरह से डालते जाएंगे और इसको ऐड करते चले जाएंगे तो सेंटर ऑफ मास आते जाएगा अपना, राइट। ओके, नेक्स्ट इसी चीज को, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास आर देन अप्रोक्सीमेटली गिवन बाय, नहीं जनरल केस के लिए दिया गया है कि एक्स कोऑर्डिनेट का, एक्स कोऑर्डिनेट क्या हुआ सेंटर ऑफ मास का, तो m1 mi डिवाइड बाय समेशन ऑफ आई, समेशन ऑफ डेल्टा mi मतलब टोटल मास, ये क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मास एंड देयर पोजीशन, है ना। यहाँ पर भी मास इन देयर पोजीशन का, उसका जो पोजीशन है उसे मल्टीप्लाई करते चले जाइए, मतलब ith पोजीशन का जो मास है डेल्टा m से उसको मल्टीप्लाई कर दिया, ith पोजीशन के मास को ith पोजीशन के ith पोजीशन के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली इसको जो है जेड वाले में एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट निकल गया है। ठीक है, ये समेशन का मतलब डेल्टा एम आई का मतलब ये होता है, इसका इंटीग्रेट कर दो डीएम, तो टोटल डीएम 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 सारे छोटे छोटे डीएम पे ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाता है, टोटल मास आ जाता है। सिमिलरली यहाँ पे डेल्टा एक्स डीएम है ना, वाई डीएम, जेड डीएम। ठीक है, ये समेशन मतलब ऐड करना होता है और इंटीग्रेशन मतलब भी ऐड करना ही होता है। किसी को अपना क्या रख दिया, समेशन की जगह पे इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, एक्स इंटू डीएम लिख दिया। ठीक है, अब ये देखो नीचे में ये क्या हो जाएगा, टोटल मास, टोटल मास यहाँ नीचे में लिख दिया और आर इंटू डीएम लिख दिया, ये तो वेरिएबल होंगे, इसको आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और नीचे में तो टोटल मास है, टोटल मास अगर आपको गिवन है तो टोटल मास से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, आर इंटू डीएम इक्वल टू 0, वी चूज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द ओरिजिन आवर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर सेंटर ऑफ मास को ही ओरिजिन अगर सेलेक्ट करोगे तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 इटसेल्फ, वो सेंटर ऑफ मास ही है तो उसकी वैल्यू आगे थोड़ी बताएगी कुछ। ठीक है, तो वो 0 हो जाती है। तो यहाँ पे पॉइंट ये पढ़िए देखिए क्या बोला, सेंटर ऑफ मास ऑफ होमोजीनियस बॉडीज रेगुलर शेप लाइक रिंग्स डिस्क स्फेयर रॉड्स इटीसी। जैसे देखो ये एक साइड क्या है, डिटरमाइनिंग सेंटर मास ऑफ थिन रॉड, थिन रॉड का सेंटर ऑफ मास डिटरमाइन करना है, राइट। इसमें क्या कर दिया, छोटे छोटे ये जो रॉड का जो मास होगा एम मास, ये तो बहुत सारे डीएम 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 छोटे छोटे मास से मिलकर बना होगा ना, राइट, और उसका इंटीग्रेट करके निकाल लिया होगा।
है ना, इसकी सेंटर ऑफ मास कितनी हो जाएगी, अगर ओरिजिन पे ही माना आपने सेंटर ऑफ मास की वैल्यू, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अपना 0, क्योंकि वो ओरिजिन पे ही लाई कर रहा है। ठीक हो गया जी। चलिए अब देखिए यहाँ पे एक सेंटर ऑफ मास आपको फाइंड करने के लिए बोला है कि वर्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल पे ये सब वर्टिसेस में मास रख दिया गया है, राइट। ये इसमें आप इक्वेशन लगाइए और फाइंड कर लीजिए, है ना, इसके अबाउट ये एक वर्टिसेस को कौन सा ओरिजिन पे रख दिया गया, ठीक है। तो यहाँ वही फॉर्मूला लगाना अपने को, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3, राइट। सारे मास से डिवाइड करके सिमिलरली y में अपने को कैलकुलेट करके निकाल लेंगे, ठीक है। इसमें फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए ट्रायंगुलर लेमिना, ट्रायंगुलर लेमिना सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। इसमें क्या किया है, इसके एक वर्टिसेस से इसके जो मिड पॉइंट है ना, ये जो m और n वाला जो बेस है उसके मिड पॉइंट इससे मिला है, सिमिलरली n से इसके वर्टिसेस खींचा, इसके जो मिड पॉइंट है उससे मिला है, राइट। दोनों को मिला के ये इसके मिड पॉइंट है, ये और ये मिड पॉइंट इसके हो गए, ये और ये इसके मिड पॉइंट, ये वाला मिड पॉइंट हो गया, ये इस वाले साइड का मिड पॉइंट हो गया, तीनों को मिला है, तीनों एक दो को इस वाले पॉइंट में मिला, इसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास, राइट। ये जो कॉमन जो है ना यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसको क्या बोले, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। सिमिलरली ये जो है ना, ये पार्टिकल को ऐसा रख दिया गया है ना, आपको इसका भी सेंटर ऑफ मास निकालना, वही फॉर्मूला यूज करके m1 x1 प्लस m2 x2 का, ठीक है, ओके। अच्छा अब मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात किया उन्होंने, राइट। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास तो आ गया है ना, वो क्या वो मूव कर रहा है, क्या उस पे एक्सेलरेशन है उसमें, उसके बारे में अपने को स्टडी करना है। आपके पास सेंटर ऑफ मास का क्या आ गया था फॉर्मूला, ये सारा है ना, ये m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस mn rn, राइट। इसमें ये जो m है, ये m, ये टोटल m से यहाँ पे नीचे में डिवाइड किया गया था, है ना, ये m को इधर कॉमन ले लिया, अब इसको डिफरेंशिएट कर दिया टाइम के रिस्पेक्ट में, तो m तो कांस्टेंट है dr/dt, ये m1 तो मास कांस्टेंट है, ये dr1/dt, सबको डिफरेंशिएट कर दिया और ऐड करते चले गए drn/dt। तो ये dr/dt क्या हो गया, ये सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है, सेंटर ऑफ मास है dr/dt, इसलिए dr/dt इज नथिंग बट इट इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, राइट। ये जो v आया ना, ये v कैपिटल V, ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, ये टोटल मास है। फिर m1 v1 है पार्टिकल का, फर्स्ट पार्टिकल है ना, मतलब m1 मास वाले पार्टिकल की वेलोसिटी, ये m2 मास वाले पार्टिकल की वेलोसिटी, ये सो ऑन, इस तरह से सबको ऐड करते चले, राइट। तो dr/dt इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास, जैसा मैं बोला पहले आपको। फिर इसको वेलोसिटी आ गया, तो आप एक बार और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो जाहिर सी बात है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं तो अपने को एक्सेलरेशन मिल जाता है, इस तरह से आपको क्या मिल गया, एक्सेलरेशन है। ये ये जो कैपिटल ए है, ये एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है, राइट। अच्छा ये m1 क्या है, m1 मास वाले पार्टिकल का एक्सेलरेशन, m2 क्या है, m2 क्या है, मास पार्टिकल 2, और a2 क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, राइट। dv/dt एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है ना, सेम बात है, देखा गया। अच्छा एम ए, अच्छा ये सब देखिए, m1 a1 क्या है, F इक्वल्स टू m, अपने को पता है F इक्वल्स टू m तो होता है फोर्स, F इक्वल्स टू m a नथिंग बट अ फोर्स, ठीक है। m1 a1 क्या हो गया, पार्टिकल 1 पे जो फोर्स लग रहा है वो है, ये पार्टिकल 2 पे जो फोर्स लग रहा है वो है, पार्टिकल nth पार्टिकल जो फोर्स लग रहा है ये है, सबको क्या कर दिया, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस, है ना, Fn, राइट, सबको ऐड कर दिया, ये अपने पास एक फोर्स के फॉर्म में अपने पास ये वाला एक एक्सप्रेशन आ गया, राइट, ओके। अब देखिए आगे, ये वाला पॉइंट आप पढ़ के देखिए, न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है कि लॉ दैट दिस इंटरनल फोर्स अकर्स इन इक्वल एंड अपोजिट पेयर्स एंड द सम ऑफ फोर्सेस दैट कंट्रीब्यूशन इज जीरो। तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऐसा बोलता है, सिंपल से इस पैटर्न का मतलब ये है कि इसमें किसी भी सिस्टम पे दो तरह के फोर्स होंगे, तो इंटरनल फोर्स, एक एक्सटर्नल फोर्स। इंटरनल फोर्स में आपस में ही उसको जो है ना इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, मान चलो कि 4 पार्टिकल्स है, चारों पार्टिकल्स अंदर में, इसके अंदर तो बहुत सारे पार्टिकल, चारों पार्टिकल या करोड़ों पार्टिकल्स एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं और उसका इफेक्ट क्या हो गया, जीरो हो गया, राइट, उसका इफेक्ट जीरो हो गया। तो इसलिए यहाँ बोल रहा है कि देयर कंट्रीब्यूशन इज जीरो, राइट। अच्छा वी कैन रीराइट इसको, तो इसको F1 प्लस F2 प्लस F3 क्या लिख दिया, F एक्सटर्नल लिख दिया, क्योंकि इंटरनल फोर्स का कंट्रीब्यूशन मोशन पे तो जीरो होगा, उससे तो कुछ मोशन करेगा नहीं, क्योंकि उसके नेट इफेक्ट क्या होने वाले, जीरो होने वाले। चलिए जी, अच्छा ये वाला पॉइंट आप पढ़ के देखें, ओके।
सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम, है ना, एफनेट मतलब है सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल ऑफ द सिस्टम। ठीक है, ये वाला पॉइंट देखिए ब्लैक मार्क करके किया होंगे। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ द पार्टिकल्स मूव as if all the mass of the system was concentrated at the center of the mass and all the external force were applied to that point। है ना, इसका मतलब ये क्या होगा कि सारा जो है ना फोर्स को एक सेंटर ऑफ मास पे अपने एज्यूम कर लेंगे कि सेंटर ऑफ मास पे ऐसा लग रहा है ना, ऑल एक्सटर्नल फोर्स वेर अप्लाइड एट दैट पॉइंट। ठीक है, ठीक है, चलिए अब देखो ये वाला पॉइंट पढ़िए। नोटिस, to determine the motion of the center of mass, no knowledge of internal force of the system of particles is required। ये नोट करने वाली पॉइंट है, इंटरनल फोर्स का कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंटरनल फोर्स तो डायरेक्टली मोशन के बारे में तो कुछ वो बताएगा नहीं, जो भी मोशन के बारे में बताएगा वो कौन सा एक्सटर्नल फोर्स। अगर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो मोशन होगा, नहीं लग रहा है तो नहीं होगा, ऐसा इसका कहना। राइट, वी नीड टू नो ओनली एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, सिमिलरली ये वाला पॉइंट पढ़िए। We did not need to specify the nature of system of particles। हाँ, नेचर के बारे में भी अपने को कुछ स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा ये वाला पॉइंट पढ़ के देखो। इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग एक्सटेंडेड बॉडी एज अ सिंगल पार्टिकल्स एज वी हैव डन इन द अर्लियर चैप्टर, राइट, अर्लियर चैप्टर में जो बड़े बड़े बॉडी होते हैं उसको आपने सिंगल पार्टिकल्स आपने ट्रीट कर लिया था। वी नाउ ट्रीट देम एज ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, है ना, वो जो बड़े बड़े बॉडी है ना, बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ, बोला उसको आप सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स ट्रीट करेंगे, है ना। वी कैन ऑब्टेन द ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ देयर मोशन, ट्रांसलेशनल कंपोनेंट ऑफ देयर मोशन, द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम बाय टेकिंग द मास ऑफ होल सिस्टम टू बी कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ मास, है ना, सारे जो पार्टिकल्स का जो है ना मास को अपना कंसंट्रेटेड करें कहाँ पे, सेंटर ऑफ मास पे, एंड द ऑल एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम टू बी एक्टिंग ऑन द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सारे फोर्स को अपना सेंटर ऑफ मास पे एक्ट करवा देंगे, राइट। अच्छा ये देखिए ये वाला जो है ना, एक पैराबोलिक पाथ में एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया, यहाँ पे एक्सप्लोजन हो गया, यहाँ पे एक टुकड़ा यहाँ पे गिर गया होगा, देखते हैं पढ़ के। द सेंटर मास ऑफ द fragment of the particles continue along the same parabolic path which it would have followed if there were no explosion। ये बोलता है कि यहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ, एक्सप्लोजन होने के बाद जो पार्टिकल्स का अर्लियर जो भी पोजीशन था, है ना, मूव करने का, वही सेम पोजीशन है एक्सप्लोजन के बाद, क्योंकि इस पे ये इंटरनल फोर्स की वजह से एक्सप्लोजन हुआ, इंटरनल फोर्स की वजह से एक्सप्लोजन हुआ, तो ये जो एक्सटर्नली उस पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, राइट। जिस भी कंडीशन में जा रहा था उसी कंडीशन में वो कंटिन्यू करेगा अपने पाथ पर। अच्छा यहाँ पे ये वाला पॉइंट पढ़िए, मैं इसको मार्क किया यहाँ से यहाँ तक। A projectile following the usual parabolic trajectory explodes into fragments midway in air। The force leading to the explosions are internal force, right, जैसा कि मैं बोला इंटरनल फोर्स की वजह से एक्सप्लोजन हुआ। They contribute nothing to the motion of the center of mass, है ना, सेंटर ऑफ मास के मोशन पे अफेक्ट नहीं करेगा। The total external force, namely the force of gravity acting on the body, is the same before and after the explosion। The center of mass under the influence of the external force continue therefore along the same parabolic trajectory as it would have followed if there were no explosion, right। ये बात आपको क्लियर समझ में आई। अब लीनियर मोमेंटम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, बहुत सारे पार्टिकल, अगर आपको लीनियर मोमेंटम फाइंड करना थी, अगर P = mv, F = dp/dt होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स। ठीक है, P = mv होता है लीनियर मोमेंटम अगर मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा n पार्टिकल्स है, सबका मतलब आपको सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मोमेंटम चाहिए, तो इंडिविजुअल जो पार्टिकल का मोमेंटम है वी विल ऐड ऑन दोस मोमेंटम, है ना, ऑफ इंडिविजुअल मोमेंटम ऑफ व्हिच पार्टिकल्स, तो पूरे सिस्टम का आ जाएगा मोमेंटम। ठीक है जी, चलिए आगे देखिए। टोटल मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास ऑफ द सिस्टम एंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना। अगर आपको इकट्ठे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी दिया गया है और टोटल मास आपके पास है ही, तो टोटल मास ऑफ सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास टोटल मोमेंटम मिल जाएगा, राइट। वही यहाँ पे लिखा है m dv/dt, है ना, m into a, एंड a क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, m है टोटल मास। न्यूटन्स सेकेंड लॉ
of the motion extended to the system of particles. Suppose we know that sum of external force acting on the system of particles is 0. external force act नहीं कर रहा है ना, तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पर उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स हो सकता है कर रहा हो, लेकिन एक्सटर्नल कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। तो अपने को ये बात पता है भली भांति कि किसी भी सिस्टम पर अगर फोर्स एक्ट नहीं करता है तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, क्योंकि एक्सेलरेशन रहने से ही वेलोसिटी चेंज हो सकता है। एक्सेलरेशन अगर नहीं है तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, है ना। वेलोसिटी अगर चेंज नहीं होगा तो उसकी मोमेंटम क्या रहेगी, उसकी मोमेंटम क्या रहेगी, कांस्टेंट है कि मोमेंटम चेंज नहीं होगा। वही पॉइंट यहाँ पे इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश किया आपको है, डीपी बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम 0 है, क्योंकि फोर्स 0। ये पॉइंट एक बार यहाँ पढ़ लीजिए क्या लिखा है। Thus, when total external force acting on the system of particles is 0, the total linear momentum of the system is constant. This is the law of conservation of total linear momentum of the system of particles. Because of this, it also means that when the total external force on the system is 0, the velocity of the center of mass remains constant. फोर्स ही नहीं है तो एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है तो अपने पास वो इक्वेशन है ना, अरे वो पढ़े थे v इक्वल्स टू u प्लस at। भैया अगर एक्सेलरेशन ही नहीं है, एक्सेलरेशन 0 तो ये वाला टर्म तो पूरा हो गया 0 आपका, अगर ये वाला टर्म 0 हो गया तो v इक्वल्स टू u, फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी, है ना। वेलोसिटी इज गोइंग टू बी कांस्टेंट एंड मास इनटू वेलोसिटी को अपना मोमेंटम बोलते हैं, इसलिए मोमेंटम भी क्या हो जाएगा। चलिए ये वाला पॉइंट ये पढ़िए, ये पॉइंट देखो, इसको पढ़ने में मेरे को वक्त लगा है, ऐसा कि एक दिन में नहीं पढ़ेगी, क्योंकि मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी पढ़ाता हूँ तो टाइम तो जाता हूँ, ठीक है। इसलिए अब देखिए इसमें ट्रेजेक्ट्री के बारे में बात की कि ट्रेजेक्ट्री ऑफ 2 stars S1 and S2 forming a binary system with a center of mass C in the uniform motion, है ना। इसमें इस तरह का जो है ना सेंटर ऑफ मास C है और S1 S2 दो है। दूसरे में क्या, सेम बाइनरी सिस्टम विद द सेंटर ऑफ मास C एट रेस्ट। अगर सेंटर ऑफ मास को आपने रेस्ट में कर दिया, फिर जाकर देखिए सिचुएशन कितना जो है ना आपको आसान हो जाता है, राइट। इसमें सेंटर ऑफ मास भी मूव कर रहा है, पार्टी जो स्टार्स भी मूव कर रहा है ना, वेरिएबल है। इसकी इस वाले कंडीशन दोनों ऑल दो सेम है, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, राइट। आप आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं इसमें, ठीक है। ये वाला पॉइंट आप पढ़िए। इट इज कन्वीनियंट टू वर्क इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम रेदर देन इन द लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना। सेंटर मास के फ्रेम में वर्क करना ज्यादा आसान होता है, ठीक है। ओके, अब देखो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर के बारे में और आपने ऑलरेडी पढ़ के रखा है, राइट। 2 वेक्टर है, ए वेक्टर है ना और बी वेक्टर, इसका आप क्रॉस करते हो तो ये आता है ना ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर इनटू साइन ऑफ थीटा, राइट। और इसके डायरेक्शन क्या होता है, अगर ये वेक्टर है बी वेक्टर है, इसमें अगर थीटा एंगल है तो इसका जो ए क्रॉस बी करोगे तो ऊपर की ओर जाएगा, ये दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। बी वेक्टर प्रोडक्ट ऑलरेडी आपने पढ़ा है, ठीक है। फिर भी यहाँ देख लीजिए डिफिनेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स ए एंड बी इज वेक्टर ई। मतलब 2 वेक्टर को अगर वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे या फिर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो उससे जो भी आपके पास वैल्यू आया वो भी एक वेक्टर ही होगा, है। इसलिए यहाँ पे पॉइंट लिखा। अच्छा, मैग्नीट्यूड निकालने के ए बी साइन थीटा जैसे आपने बताया। C is perpendicular to the plane containing A and B। जो C वेक्टर आया that is perpendicular to the both A and B वेक्टर, ठीक है। ये यहाँ पे बताया गया है ना, वाली बात है। A और B 2 वेक्टर लिया, उसके बीच में थीटा एंगल है, जो वेक्टर आया क्रॉस करके ही that is perpendicular to both C वेक्टर is perpendicular to both A वेक्टर and B वेक्टर। चलिए हाँ, अब अपने पास है ये सिंपल वर्जन ऑफ रिजिड राइट हैंड। अच्छा, राइट हैंड रूल यूज करके जन आप ये क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, ए क्रॉस बी, है ना। अगर ए क्रॉस बी थे, ए के तरफ से चारों उंगली रखो और बी की तरफ क्रॉस करो तो अंगूठा आपको क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ जो वेक्टर आएगा क्रॉस करने के बाद उसकी, राइट। और अगर बी क्रॉस ए करेंगे तो बी की तरफ ये चारों उंगली रखो और ए की तरफ क्रॉस करो तो जिधर की ओर अंगूठा जाएगा दैट विल बी योर डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर, है ना। इट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज ए क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा, वेक्टर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, आपको मैं बोल दिया था पहले ही। नोट दैट स्केलर प्रोडक्ट 2 वेक्टर इज कम्यूटेटिव। स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, राइट, कम्यूटेटिव। लेकिन जो वेक्टर प्रोडक्ट है या फिर क्रॉस प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, लेकिन वो कम्यूटेटिव नहीं होता है।
इसका मतलब ये हुआ कि ए डॉट बी को बी डॉट ए लिख सकते हैं, लेकिन ए क्रॉस बी को आप बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते, वो आपको गलत हो जाएगा क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो जाएंगे ऐसा करने से, राइट। ठीक है, तो डायरेक्शन चेंज होगा, अगर आपको इस तरह से लिखना है तो एक माइनस साइन लगा दीजिए, तो ए क्रॉस बी माइनस ऑफ बी क्रॉस ए लिख सकते हैं। अच्छा, अनदर इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट इज बिहेवियर अंडर रिफ्लेक्शन, अंडर द रिफ्लेक्शन। हाँ, मतलब वेक्टर प्रोडक्ट एक्स में अगर है पार्टिकल रखे हैं तो वो उसका रिफ्लेक्शन वाई में दिखेगा, वाई में रखे हैं तो उसका माइनस वाई में दिखेगा, जेड में रखे हैं तो माइनस जेड में दिखेगा। ये रिफ्लेक्शन के बारे में बात किया हमने। ए क्रॉस बी डज नॉट चेंज द साइन। ओके, ठीक है ना, दोनों वेक्टर को अगर आपने चेंज कर दिया तो उसका साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर एक वेक्टर को आपने चेंज किया तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे बात की, जैसे दो सिमिलर वेक्टर का अगर आप क्रॉस करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 होगी। ये अच्छा लिखा है। ओके, अब यहाँ पर आई क्रॉस, तो यहाँ पर अपने पास ये आई क्रॉस जे किया है। जैसा कि मैं बताया था, सिमिलर वेक्टर के साथ आप अगर आप क्रॉस करवाते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। जैसे आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0। लेकिन डिसिमिलर के साथ करवाते हैं तो क्या हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है, ये अपने सर्कुलर वाला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना चाहिए। यहाँ पर आई लिख लेंगे, यहाँ पे जे लिख लेंगे, यहाँ पे के लिख लेंगे, है ना। आई क्रॉस जे करोगे के आएगा, जे क्रॉस के करोगे तो आई आएगा। अगर आई क्रॉस के उल्टा चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे तो पॉजिटिव में, अगर उल्टा आई क्रॉस के करेंगे तो माइनस जे मिलेगा, ए क्रॉस जे करेंगे तो माइनस आई मिलेगा। क्लॉकवाइज चलेंगे तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो नेगेटिव में से होता चला जाएगा। ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो डिटर्मिनेंट मेथड से भी अपन कर सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का। और देखिए ये दो वेक्टर है, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। क्या कर दिया, आई जे के ऊपर में लिख दिया, ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड, दोनों वेक्टर का जो भी वैल्यू है यहाँ पे लिख दिया, राइट, मैग्नीट्यूड। ठीक है, तब इसको क्रॉस कर देंगे डिटर्मिनेंट मेथड से तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी। इसको क्रॉस करने के लिए क्या करते हैं, पहले आपको आई का अगर क्रॉस करना है तो आई को क्या कर दो, आई को हटा दो, आई के रो और आई के कॉलम को हटा दो। अब क्या कर देंगे, यहाँ से ये अपने पास बचा ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड। सिमिलरली माइनस ऑफ जे, अब जे को करेंगे, जे का रो और जे के कॉलम हटा दो, ये और ये को मल्टीप्लाई कर दो, ए एक्स बी जेड, या यहाँ पे ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, बी एक्स ए जेड। यहाँ पे माइनस होता है माइनस जे, फिर जाके प्लस ही हो जाता है, ये प्लस के कैप। अब के रो और के कॉलम को हटा दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ए एक्स बी वाई माइनस ऑफ बी एक्स के वाई। इसको कर दिया तो ये आपके पास आसानी से आ जाएगा, उसी पे प्रैक्टिस करना है इसको। ये डॉट प्रोडक्ट किया, फिर क्रॉस प्रोडक्ट निकाला, डॉट में तो आसान है। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी एंड इट्स डायरेक्शन विद द लीनियर वेलोसिटी। हाँ, एंगुलर वेलोसिटी, अगर कोई पार्टिकल कुछ एंगल में मूव करता है तो एंगुलर वेलोसिटी आ जाता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो ये एवरी पार्टिकल्स ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी मूव्स इन ए सर्कल, द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज रिलेटेड टू द एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। हाँ, रिलेटेड होता है, वो कैसे रिलेटेड होता है आगे अपन देखेंगे, ठीक है। अब देख लीजिए, ये एक बॉडी है, इसमें एक रिजिड बॉडी है, कुछ एक बॉडी ले लिया, ये जेड एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, इसमें एक पार्टिकल को पिक किया, ये है ना, इसका सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है इटसेल्फ। बहुत सारे पार्टिकल, सब पार्टिकल में रोटेशन में सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, ये भी एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। इस वाले पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी डायरेक्शन की इधर की और वेलोसिटी की डायरेक्शन यहाँ से आर डिस्टेंस है, राइट, ठीक है। तो आगे क्या है, हाँ, तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स ओवर एन इंटरवल डेल्टा टी इज डी थीटा बाई डी टी, राइट। ये जो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर आएगी, ओमेगा की वैल्यू क्या आएगा, इसको इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। ये एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पर एवरेज एंगुलर वेलोसिटी डेल्टा टाइम डी थीटा बाई डी टी एज डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, the smaller and smaller value of the ratio delta theta with delta t approaches the limit which is the instantaneous velocity, ये d theta by dt of the particles at the position p, right, instantaneous velocity याद है।
ठीक है, मतलब ये बोल रहा है कि ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा बाय डी टी, ये तो ऑब्वियस होता है। टाइम जैसे जैसे छोटा करते चलेगा ये जो डेल लिखा हुआ है ना डी आ जाएगा, डी थीटा आ जाएगा। ओके, फिर जाकर अपने पास v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर ओमेगा। v इक्वल्स टू मतलब जो लीनियर वेलोसिटी है और एंगुलर वेलोसिटी है उसमें ऐसा रिलेशन है आर इंटू ओमेगा, v इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा। ठीक है, हाँ पार्टिकल आर इक्वल्स टू जीरो। अब देखिए यहाँ पे जो पार्टिकल्स आर इक्वल्स टू जीरो, आर इक्वल्स टू जीरो मतलब ऐसा पार्टिकल जो जिसका रेडियस जीरो है। रेडियस जीरो इसका मतलब वो कहाँ पे है, पार्टिकल एक्सिस पे है। एक्सिस पे तो वो मूव नहीं कर रहा है, इसलिए उसकी वेलोसिटी v इक्वल्स टू ओमेगा आर से क्या हो जाएगी, उसकी तो वैल्यू हो जाएगी जीरो। ठीक है, हो गई कि नहीं हो गई, हो जाएगी ना, v इक्वल्स टू आर ओमेगा। भाई यहाँ पे उसके पास आर ही नहीं है, भले ओमेगा है उसके पास आर नहीं है, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी जीरो। इसका मतलब वो पार्टिकल किस में रहेगा, रेस्ट में रहने वाला। ठीक है, रेस्ट में रहने। चलिए अब ये वाला पॉइंट पॉइंट पढ़िए, ये कौन सा पॉइंट है। हाँ वही आर इक्वल्स टू जीरो, दहन से वी इक्वल्स टू ओमेगा आर, ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, द पार्टिकल्स ऑन द एक्सिस आर स्टेशनरी, द वर्टिसेस दैट क्या, दिस वेरीफाई दैट एक्सिस इज फिक्स्ड, है ना, एक्सिस का कोई वेलोसिटी नहीं है हुआ। ठीक है, ये वाला पॉइंट आप पढ़ के देखिए। वी therefore refer to omega as the angular velocity of the whole body. We have concentrated pure translational of the body by all parts of the body having the same velocity at any instant of time. Similarly, we may characterize pure rotation by all parts of the body having the same angular velocity at any instant of time. ठीक है, चलिए फिर ये वाला पॉइंट बढ़िए, ये v इक्वल्स टू ये वाला पॉइंट ध्यान रखना, v इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर, राइट, जो कि यहाँ पे था अपने पास, है ना, v इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर, वही चीज यहाँ पे लिखा। इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ आर एंड डब्ल्यू। ओमेगा का डायरेक्शन किधर है, ये रहा ओमेगा डायरेक्शन, ये वर्टिकली, ओमेगा डायरेक्शन किधर है, वर्टिकली। ये जो प्लेन है सर्कल के प्लेन से इसके परपेंडिकुलर है, यहाँ सर्कल का प्लेन तो ये रहा, ये सर्कल का प्लेन इससे परपेंडिकुलर, राइट, और आर के भी परपेंडिकुलर, आर तो ये रहा इसके परपेंडिकुलर। ये वाला पॉइंट इसलिए यहाँ पे बोला। ठीक है, आगे अपने पास जो पॉइंट है, thus ये ओमेगा क्रॉस आर इज a vector of the magnitude w into r perpendicular and along the tangent of the circle described by the particle at p. The linear velocity vector v at p has the same magnitude and the direction, thus v equals to r omega। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ये वाला पॉइंट आप पढ़ के देखिए। note that the for the rotation about a fixed axis, the direction of the vector omega does not change with the time. Does not change with the time. Its magnitude may, however, change from the instant to instant. For the more general rotation, both the magnitude and direction of omega may change from instant to instant। ठीक है, ओमेगा बोलता ओमेगा कांस्टेंट रहता, ओमेगा चेंज नहीं होता। ठीक है, ओमेगा चेंज नहीं होता अनलेस एंड अनटिल कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन ना हो। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है तो बॉडी का ओमेगा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहने वाला। ओमेगा डज नॉट चेंज विद द टाइम। इट्स मैग्नीट्यूड में हाउएवर चेंज फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ इंस्टेंट फॉर द मोर जनरल रोटेशन, और द मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑफ मे चेंज फ्रॉम इंस्टेंट टू इंस्टेंट। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन रहेगा तो चेंज हो जाएगा, राइट। ठीक है, यहाँ पे क्या एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा एट द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी है ना, ये क्या है एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी को अपना एंगुलर एक्सेलरेशन बोलेंगे। ठीक है, सिंपल। तो टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम के बारे में डिस्कशन करते हैं। अच्छा, यहाँ पे फिर क्या अपने पास एक पॉइंट है, ये वाला पढ़ के देखिए। इसमें ये यहाँ से यहाँ तक, मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी इन जनरल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशन एंड ट्रांसलेशनल, राइट। रिजिड बॉडी का मोशन ट्रांसलेशनल, इन जनरल की अगर बात करूं तो वो कॉम्बिनेशन होता है किसका, रोटेशन और ट्रांसलेशनल का। along the line it has
क्या बोला है ट्रांसलेशन, इफ द बॉडी इज फिक्स्ड एट ए पॉइंट और अलोंग अ लाइन इट हैज ओनली ट्रांसलेशन। अगर बॉडी को फिक्स कर दिया जाता है तो उसकी मोशन कैसा हो जाता है, वो प्योर ट्रांसलेशन रोटेशनल मोशन हो जाता है, राइट। ठीक है, यही पॉइंट यहाँ बोल रहा है, अगर बॉडी को फिक्स कर देंगे लाइन के अबाउट या फिर किसी फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट तो वो प्योर रोटेशन हो जाता है। यहाँ बोला कि द रोटेशनल एनालॉजी ऑफ फोर्स इन लिनियर मोमेंटम इज द मोमेंट, राइट। इट इज रेफर्ड एज ए टॉर्क और कपल। ठीक है, द मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क इंटरचेंजेबल। ये ऐसा बोलता है कि हम्म, जैसे कि फोर्स ट्रांसलेशनल मोशन के लिए फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है, उसी तरह से रोटेशन के लिए अपने पास रोटेशनल के लिए अपने पास टॉर्क रिस्पॉन्सिबल होते हैं, राइट। जैसे कि एफ इक्वल टू एम ए आप इसमें लिखते हो किसमें, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। लेकिन प्योर रोटेशनल मोशन है तो वहां पे तो एम नहीं लिख सकते हैं, एम नहीं लिख सकते वहां के, एम की जगह पे एक और नया चीज आता है, उस नई चीज का अपना नाम आगे देखेंगे, उसको अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोला जाता है, राइट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोला जाता है। नेक्स्ट अपने पास ये वाला देखिए, ये यहाँ से एक जो है इस वाले पॉइंट पे फोर्स लगा है, राइट। ये फोर्स का देखिए लाइन ऑफ एक्शन किधर, इसको आप डॉटेड लाइन से पीछे की ओर, पीछे की ओर इसको ट्रांसफर करोगे तो यहाँ पे मिलेगा। और इस लाइन ऑफ एक्शन का डिस्टेंस इस वाले पॉइंट से कितना है, आर साइन थीटा। तो एफ और आर को, इसको जो मल्टीप्लाई करोगे इस फोर्स को और आर साइन थीटा को मल्टीप्लाई करोगे, उससे जो टर्म आएगा उसको अपना बोलते हैं टॉर्क, है ना। टॉर्क क्या हो जाता है, टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ, यहाँ पे लिखा गया है ये आर क्रॉस एफ। ठीक है, द टॉर्क R cross F is torque perpendicular to the plane containing R and F and its direction is given by the right hand screw rule या फिर right hand thumb rule से करके निकाल सकते हैं। ठीक है, torque R cross F, the moment of force, the moment of जैसे moment of force यानी force में आपने ये जो है ना डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दे, इसको मोमेंट ऑफ फोर्स बोलता है। फोर्स एंड इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। द मोमेंट ऑफ फोर्स is a vector quantity. The symbol tau stands for a Greek letter tau. The magnitude tau is RF sin theta. RF sin theta. ठीक है, RF sin theta. रिकॉर्डिंग चालू है, RF sin theta है। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट पढ़िए। The moment of force has dimension, ऐसा डायमेंशन तो आप देख लेना। It has dimension same as those of work. वर्क का जो डायमेंशन होता है वही डायमेंशन किसका होता है, मोमेंट का। अच्छा, जो एनर्जी का डायमेंशन होता है वही डायमेंशन होता है टॉर्क का। यही यहाँ लिखा है, दोज वर्क और एनर्जी, इट हाउएवर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी एंड देन वर्क, मोमेंट ऑफ ए फोर्स इज अ वेक्टर व्हाइल द वर्क इज अ स्केलर। ठीक है, इसके बारे में डिफरेंस की बात किया है। एसआई यूनिट ऑफ द मोमेंट ऑफ फोर्स इज न्यूटन मीटर, द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट ऑफ द फोर्स में रिटर्न आर एफ साइन थीटा, आर परपेंडिकुलर टू एफ या फिर आर इनटू एफ परपेंडिकुलर ना, दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, एफ इज एफ फ्रॉम द ओरिजिन, एफ परपेंडिकुलर, एफ साइन थीटा। ठीक है, हाँ इसमें बोला कि आर एफ साइन थीटा होता है, तो अगर ये दोनों एफ और आर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगर एंटी पैरेलल है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट, तो पर भी ये जीरो हो जाएगा। सेम डायरेक्शन में है तो पर भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, आर एफ साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा होता है जीरो, है ना। साइन 180 भी होता है जीरो, साइन ऑफ 0 डिग्री मतलब जीरो, साइन ऑफ 180 जीरो। अच्छा, ये वाला यहाँ आपको पॉइंट पास हो रहा है। वन में नोट दैट आर क्रॉस एफ इज ए वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। ये क्या बोला, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट of two vectors applied to it. The direction of F is reverse. The direction of moment of force is reverse. Its direction of both R और F reverse. The direction of moment of force is same. That's all. दोनों का डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे तो मैं क्या हो जाएगा, दोनों अगर मान लो पॉजिटिव में जा रहा है, दोनों को रिवर्स कर दिया तो नेगेटिव में जाना हो जाएगा। फिर जाके क्योंकि तो मल्टीप्लीकेशन है तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव ही आ जाएगी। वही बात हमने बताने की कोशिश की। अब एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, एंगुलर मोमेंटम, so just a moment of the force, the translational analogy of force, linear momentum. Quantity of angular momentum is the rotational analogy of linear momentum. तो जैसे कि ट्रांसलेशनल मोशन में लिनियर मोमेंटम होता है, राइट। उसका अपन अगर मोमेंट ले लेंगे,
है ना। लीनियर मोमेंटम अगर मोमेंट ले लेंगे, मोमेंट लेना मतलब क्या, उसके डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपने पास जो क्वांटिटी आएगा उसको क्या बोलेंगे, अपना एंगुलर मोमेंटम, राइट। वही यहाँ पे बोला है कि ये क्या रोटेशनल एनालॉजी, ठीक है। फिर ये वाला पॉइंट पढ़ के देखिए, लाइक मोमेंट ऑफ ए फोर्स एंगुलर मोमेंटम में आल्सो है, ये तो पढ़ ही लिया। ये वाला पॉइंट पर कंसीडर पार्टिकल ऑफ मास m linear momentum p at that position r relative to the origin, the angular momentum L of the particles with respect to origin O is defined to be L equals to r cross p कर दिया, एक सिंपल से वही किया ना, मोमेंट ऑफ मोमेंटम ले लिया, मोमेंट ऑफ मोमेंटम r क्रॉस f कर दिया, और इसको आप क्रॉस प्रोडक्ट है तो अपने पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा लगता है, आर की साइन थीटा आ गया, राइट। ये भी अगर इसके बीच में अगर 0 डिग्री एंगल है आर और पी के बीच में तो 0 हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम, अगर 180 डिग्री है तो फिर भी 0 हो जाएंगे, अगर 90 डिग्री है तो मैक्सिमम आएगा उस केस में, ठीक है। ये एंगुलर मोमेंटम को डिफरेंशिएट कर दिया टाइम के रिस्पेक्ट में, डी बाई डी टी आर क्रॉस पी, ठीक है। तो इसमें अब चेन रूल से इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या हो जाएगा, डी आर बाई डी टी इंटू पी आर इंटू डी पी बाई डी टी, ठीक है। हाँ ये डी आर बाई डी टी, ये इसकी तो वैल्यू हो जाएगी 0, जो अपने पास इसकी वैल्यू 0 इसलिए हो जाएगी कि वो डी आर बाई डी टी इन द सेम डायरेक्शन है, किसके डायरेक्शन है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में। अगर मैं बोला सेम डायरेक्शन में तो थीटा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो आर क्रॉस एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो अपने पास जो टर्म बचा, अपने पास सिर्फ कौन सा टर्म बचा है, ये ये अपने पास जो टर्म बचा है ये आर क्रॉस एफ बचा है, राइट। आर क्रॉस एफ बचा है, इसको आपने तो टी के बराबर लिख दिया, राइट। ये क्या हो जाएगा अपने पास आर क्रॉस पी इंटू टॉ, डीएल बाई डी टी को अपन ने लिख दिया यहाँ पे मोमेंटम, डीएल बाई डी टी को लिख दिया आपने किसके बराबर, टॉर्क के बराबर है, टॉर्क रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जैसे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता था फोर्स के बराबर, यहाँ पे तो रोटेशन हो रहा है ना, वहां पे क्या पढ़ते थे डीपी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है फोर्स के बराबर, यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम है तो क्या हो जाएगा, टॉर्क के बराबर है, सिमिलर एनालॉजी, ठीक है। अच्छा ये वाला पॉइंट करें, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू द टॉर्क, ये जो टॉर्क है, टॉर्क एक्टिंग ऑन इट, दिस इज द रोटेशनल एनालॉजी ऑफ द इक्वेशन एफ इक्वल्स टू डीपी बाई डी ना, अब डीपी बाई डी टी जैसे होता था यहाँ पे टॉर्क आ गया, एफ की जगह टॉर्क आ गया, पी की जगह पे एल आ गया, ठीक है, ओके। अब देखो टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का आपको एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क ढूंढना, क्या करेंगे, सिंपल सा उसको आप क्या कर दो, ऐड कर दो, सारे पार्टिकल्स का अलग अलग निकाल कर आप ऐड कर दो, इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। पहला पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम, दूसरे का एंगुलर मोमेंटम, तीसरे सबका एंगुलर मोमेंटम ऐड कर दिया तो अपने पास सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम आ गया, राइट। ये एक्सपेरिमेंट ऐसा करके दिखा सकते हैं, जैसे कि देखो ये जो है ना दोनों तरफ से धागे को बांध करके रखा हुआ, इसको आप रोटेट करें तो स्टेबल रोटेट करेगा, है ना। अगर ऐसे बिना मूवमेंट की इसको अगर आप छोड़ दोगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, टिल्ट हो जाएगा, टिल्ट इसलिए हो जाएगा कि अनबैलेंस हो जाएगा, लेकिन इसको अगर घुमा के छोड़ोगे तो ये वर्टिकल रहेगा, क्यों, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे एक्ट हो रहा है, इसकी वजह से वो वर्टिकल रहने वाला, ये यहाँ पे पॉइंट लिखा गया, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्रिसीजन अबाउट द स्ट्रिंग ए, क्योंकि इसके अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम अपने पास यहाँ पे इसलिए वर्टिकल रहता है, ठीक है। तो इसको इसी को मतलब जो है ना इस वाले फॉर्म समेशन के फॉर्म में लिख दिया, आर आई पी आई, है ना, आर आई पी आई, सारे को मोमेंटम को ऐड कर देंगे, बस में मोमेंटम आ जाने वाला है, ठीक है। हाँ अच्छा, टॉर्क आर क्रॉस एफ इसी को जनरल केस में लिख दिया है, आर आई पोजीशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल, ठीक है। सेकेंड पार्टिकल को होगा तो सबको ऐड करते रहेंगे तो नेट मोमेंटम आ जाने वाला है। अच्छा यहाँ पे सेम पॉइंट लिखे हैं ना, जैसे कि इंटरनल फोर्स का कुछ इफेक्ट नहीं होता, उसी तरह से यहाँ पे पॉइंट लिखा गया, कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंटरनल फोर्स ऑफ द टोटल टॉर्क ऑन द सिस्टम इज 0 सिंस द टॉर्क रिजल्टिंग फ्रॉम इट्स एक्शन रिएक्शन पेयर इज 0 वी हैव दस टॉर्क इंटरनल इज 0, ठीक है, क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर की वजह से इंटरनल फोर्स की वैल्यू 0 हो जाए तो उसका टॉर्क हो जाएगा 0, जो भी अपने पास टॉर्क रहेगा कौन सा, वो एक्सटर्नल टॉर्क रहेगा, है ना, इसलिए यहाँ डीएल बाई डी टी को क्या लिख दिया, टॉर्क एक्सटर्नल,
यहाँ पर टॉर्क एक्सटर्नल प्लस टॉर्क इंटरनल यहाँ पे लिखना चाहिए, क्या जो कि यहाँ पे देखो लिखा गया, लेकिन यहाँ पे इंटरनल का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे दिया इसको 0। ठीक है, तो यहाँ पे फिर जाके ये वाला पॉइंट पर करेगा, देखिए द टाइम rate of the total angular momentum of the system of particles about a point taken origin our reference frame is equal to the sum of external torques, no internal torque, right? The torque due to external force acting on the system taken about the same point. ठीक है, यहाँ पे dl by dt का छोटा होता है, उसमें ट्रांसलेशनल क्या होता है, dp by dt इक्वल टू f एक्सटर्नल। ओके, अब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है, जब नेट फोर्स की वैल्यू 0 होती है तो नेट फोर्स की वैल्यू 0 होती है तो मोमेंटम कंजर्व होता है। यहाँ पर नेट एंगुलर मोमेंटम की नेट टॉर्क की वैल्यू 0 होगी तो फिर जाके एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि नेट टॉर्क की वैल्यू 0 होगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी तो नेट टॉर्क, ये देखो ये अपने पास एक फॉर्मूला है W=W0 प्लस अल्फा टी। अगर टॉर्क ही 0 है तो अल्फा 0 हो जाएगा, ये अल्फा की वैल्यू अगर 0 हो गई तो भाई ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। ये वाला पूरा टर्म एक बार 0 हो गया तो ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के बराबर, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के बराबर, ये तो क्या रहेगा उस टाइम कांस्टेंट रहेगा, वही यहाँ पे पॉइंट लिखा गया। Thus, if the total external torque on the system of particle is 0, then the total angular momentum of the system is conserved, right? क्योंकि उसके पास एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है जो एंगुलर वेलोसिटी को चेंज करें। अगर एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं होगा तो एंगुलर मोमेंटम भी चेंज नहीं होगा, है ना, वो कंजर्व रहने वाला। ठीक है, तो ये अपने पास ये रहा पॉइंट। ये यहाँ पे वही आर क्रॉस एफ जो इससे पहले किए थे वही यहाँ पे किया है ना, क्योंकि ये टॉर्क की वैल्यू एज होती है आर क्रॉस एफ, यहाँ से ये अगर आप देखोगे यहाँ पे ये आर क्रॉस एफ, यहीं पे आर क्रॉस एफ करके टॉर्क निकाला। ठीक है, तो इसको आप अटेम्प्ट करके देखना। तो देखो यहाँ पे बोल रहा कि इससे पहले क्या था पेज में, एक मिनट में देख लो, बोल रहा सो दैट द एंगुलर मोमेंटम अबाउट एनी पॉइंट ऑफ अ सिंगल पार्टिकल्स मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम बोलता है कि ये फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो अपने को बताना चाहिए। सा बात है, आपको पार्टिकल अभी इस वाले पॉइंट पे है, पार्टिकल्स इस एट पॉइंट पी है ना प्रेजेंट टाइम में, यहाँ से आर डिस्टेंस है इसका, तो ये इस वाले पॉइंट से अपन क्या देखते हैं, इसका मोमेंट ऑफ मोमेंट लेते हैं, मोमेंट ऑफ मोमेंटम, राइट, मोमेंट ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ से तो हमेशा देखो डिस्टेंस तो आर साइन थीटा ही होगा, यहाँ से आगे बढ़ेगा ये, है ना, थोड़े टाइम के बाद पार्टिकल कहाँ पर आ जाने वाला है, पार्टिकल लेट से यहाँ पर आ गया, राइट, यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर आ गया, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, आर की वैल्यू बढ़ जाएगी तो थीटा का वैल्यू भी घट जाएगा। तो हर एक पॉइंट पे है ना ये आर साइन थीटा की वैल्यू आपकी कांस्टेंट रहने वाली। अगर आर साइन थीटा कांस्टेंट है तो मोमेंटम होता क्या है, मोमेंटम होता है क्या, ये आर क्रॉस एम बी, है ना, ये एम भी आर साइन थीटा, ये आर साइन थीटा कांस्टेंट रहने वाला और वेलोसिटी का डायरेक्शन कांस्टेंट है, इसलिए ये हमेशा क्या रहेगा, ये क्या रहने वाला है, ये कांस्टेंट रहने वाला है ना, वही बात यहाँ पे बताएं। particle changes with time, the line of direction remains the same and hence the r sin theta is constant, r sin theta constant रहेगा तो इसकी भी एंगुलर मोमेंटम भी क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। समझ में आई बात, पढ़ के देखना, ये वाला पॉइंट आप पढ़ के देखिए, ये वाला है 10 L मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स सेम, L मतलब एंगुलर रिमेन्स सेम, एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स सेम एट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन देयरफॉर कंजर्व्ड। ठीक है, देखिए अब इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी के इक्विलिब्रियम की बात करता है। इक्विलिब्रियम दो तरह के होते हैं, है ना, एक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होता है, एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम होता है, राइट। अगर सिर्फ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है तो होता है तो उसको अपना बोलता है कि पूरी तरह से वो इक्विलिब्रियम में नहीं है ना, हाफ इक्विलिब्रियम, राइट। कंप्लीट इक्विलिब्रियम मतलब कि दोनों की वैल्यू सेटिस्फाई होना चाहिए, मतलब नेट फोर्स भी 0 होना चाहिए सिस्टम पे, नेट टॉर्क भी 0 होना चाहिए, तब जाकर अपन बोलेंगे बॉडी किसमें है, कंप्लीट इक्विलिब्रियम में, नहीं तो वो हाफ इक्विलिब्रियम बनेगा। अगर एक ही चीज सेटिस्फाई हो रहा है, या तो नेट फोर्स 0 हो या फिर नेट टॉर्क 0 होगा। ओके जी, चलिए ये वाला पॉइंट पढ़ के देखिए क्या कह रहा है, क्या कहता है, क्या द फोर्स चेंज the translational state of the motion of the rigid body
they change its total linear momentum in accordance with the equation. But this is not the only effect of force have. The torque on the body may not vanish. Such a torque changes the rotational state of the motion of the rigid body. ठीक है, अगर नेट फोर्स जीरो है तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उसकी स्टेट चेंज नहीं होगी, हो सकता है उस पर टॉर्क एक्ट हो रहा होगा, टॉर्क अगर एक्ट हो रहा है तो उसके स्टेट को चेंज कर सकता है, मतलब रोटेशनल इफेक्ट को चेंज कर सकता है, वही पॉइंट यहाँ लिखा है ना। इट चेंजेस द टोटल एंगुलर मोमेंटम द बॉडी इन द अकॉर्डेंस विद द इक्वेशन, राइट। ये वाला पॉइंट पढ़िए। द रिजिड बॉडी इज सेड टू बी इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, एंड यही पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए। द रिजिड बॉडी इज सेड टू बी इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम इफ both its linear momentum and angular momentum are not changing with time or equivalently. The body has neither linear acceleration nor angular acceleration. ना linear acceleration है ना angular acceleration है। linear acceleration नहीं है तो force नहीं है, linear angular acceleration नहीं है तो torque नहीं है, अगर torque नहीं है force नहीं है तो क्या हो जाएगा, equilibrium आ जाएगा। वही पॉइंट है, टोटल फोर्स जीरो होना चाहिए, फिर जाके टोटल टॉर्क जीरो होना चाहिए, तब जाके वो इसमें रहेंगे, इक्विलिब्रियम में रहेंगे। If the total torque on the rigid body is zero, the total angular momentum of the body does not change with time. Give the condition of rotational equilibrium of the body. Rotational equilibrium of the body, ठीक है। आगे पढ़िए, ये वाला पॉइंट पढ़ा है। The rotational equilibrium of the body is independent of the location of the origin about which the torque are taken. अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम किसी भी पॉइंट के अबाउट जो है ना वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, राइट, इसलिए बोलता है पोजीशन से इंडिपेंडेंट हो। देखो यहाँ पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए। 6 इंडिपेंडेंट इक्वेशन टू बी अप्लाइड फॉर द मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। अच्छा, मैकेनिकल इसलिए देखो नेट एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, टॉर्क ये 3 डायरेक्शन में टॉर्क है ना, आई एक्स, आई वाई और आई जेड, तीनों डायरेक्शन, मतलब इसलिए बोलता है कि 6 कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए कंप्लीट इक्विलिब्रियम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द रिजिड बॉडी, ये वाला पॉइंट आप पढ़ के देखिए। इन ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स ऑल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी आर कोप्लेनर एंड सेम प्लेन में लगते हैं, देन वी नीड ओनली 3 कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड फॉर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, राइट। 2 ऑफ दिस कंडीशन, हाँ ऐसा बोला कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो अपन जो प्रॉब्लम के स्टडी करते हैं वो कोप्लेनर होता है, तो कोप्लेनर के कंडीशन में सिर्फ आपको 3 चीजें आपको अगर आपने सेटिस्फाई करवा लिया, 3 चीजें को आपने देख लिया तो वो उसको इक्विलिब्रियम में मानेंगे, तो वही पॉइंट यहाँ पे लिखें, तो उसको इक्विलिब्रियम में मानेंगे, वही वाला पॉइंट अपन यहाँ पे देखना है। इन ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए बॉडी आर कोप्लेनर, ठीक है, देन वी नीड ओनली 3 कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड फॉर द मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। कौन कौन सा बोलता है कि 2 ऑफ दीज कंडीशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, 2 ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करने वाला होना चाहिए, मतलब 2 फोर्स की वैल्यू 0 होना चाहिए, या तो एक्स में, या तो एक्स वाई में, या फिर वाई जेड में, या जेड एक्स में, राइट। एनी 2 परपेंडिकुलर, और फिर क्या बोला, सम ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स एनी 2 परपेंडिकुलर एक्सिस इन द प्लेन मस्ट बी 0 है, 2 ट्रांसलेशनल के लिए तो वही होता है फोर्स 0। Third condition corresponding to the rotational equilibrium, the sum of the component of the torque along any axis perpendicular to the plane of the force must be 0, है ना। एक टॉर्क की वैल्यू 0 होना चाहिए किसी भी एक्सिस के अबाउट, और 2 फोर्स की वैल्यू मस्ट बी 0 होना चाहिए। 3 कंडीशन अगर आपने सेटिस्फाई करवा लिया तो वो बॉडी कंप्लीटली मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में रहने वाला है। चलिए जी आगे देखते हैं, तो आपके सामने ये वाला पॉइंट है। Consideration of rotational motion does not apply for a particle on the condition for translational equilibrium apply to the particles. Thus, for equilibrium of the particles vector, sum of the all forces on it must be 0. सही बात है, equilibrium of the vector for 0 होना चाहिए। Since all these forces act on the single particle, they must be concurrent. concurrent होना चाहिए, एक पार्टिकल लग रहा है concurrent होगा तभी जाकर उसका नेट इफेक्ट कैंसिल करेगा एक दूसरे को, अगर नेट इफेक्ट एक दूसरे कैंसिल करेगा तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा। समझ में आ रही है क्या, चमक रहा है क्या, आपको चमक रहा है क्या, ठीक है। तो मैं आपको सरल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। फिर जब नेक्स्ट ये वाला पॉइंट देखिए, अ बॉडी में बी इन द पार्शियल इक्विलिब्रियम, हाँ जैसा मैं बोला पार्शियल इक्विलिब्रियम में भी हो सकता है, मतलब हाफ इक्विलिब्रियम जिसको बोलते हैं, राइट। partial equilibrium, that is it may be translational equilibrium and not in rotational equilibrium, or it may be rotational equilibrium or not in translational equilibrium, ठीक है ना। इधर में समझ में आता है। तो देखो ये वाला बॉडी ये इधर घुमा रहा है, इधर घुमा रहा है,
इसको क्लॉकवाइज घुमाने की टेंडेंसी, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना। अगर दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, रोटेशनल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ठीक है, नेट मोमेंट ऑफ रॉड विल बी जीरो। ठीक है, जीरो होगा भी। देखिए यहाँ से कितना है इसका आर्म लेंथ की वैल्यू, ए के बराबर फोर्स एफ लग रहा है, यहाँ से भी ए है, फोर्स एफ लग रहा है, तो इधर से ए इंटू एफ, इधर से भी ए इंटू एफ, दोनों बराबर है। क्या हो जाएगा अपने पास, क्या हो जाएगा, हो जाएगा ना अपने पास ये इक्विलिब्रियम। इसमें देखिए दोनों का सेंस ऑफ रोटेशन सेम, ये भी इधर घुमाना चाहता है मस्त बाबूजी टाइप का, ये इधर भी घुमाना चाहता है मस्त बाबूजी टाइप का, तो दोनों का मतलब टॉर्क जीरो नहीं, टॉर्क सम हो गया दोनों की। इसका मतलब दोनों की इच्छा है कि भाई घूमो, है ना, टॉर्क जीरो नहीं है तो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। ठीक है, द total force on the body is zero, so the body is in translational equilibrium, but it is not in the rotational equilibrium. Although rod is not fixed in any way, if it undergoes pure rotation, that is rotation without translation. ठीक है, ये वाला पॉइंट है जो कि पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं। फिर जाके ये वाला पॉइंट आप पढ़ के देखिए, a pair of force equal magnitude but acting in opposite directions with a different line of action known as couple और torque। हाँ मतलब जैसे कि ये वाला देखो कपल के एग्जांपल, जैसे इसको अपन खोलना चाहते हैं, कोई ढक्कन को आप खोलते हैं तो दोनों के, आप कभी नहीं ऐसा गौर किया ढक्कन खोलते टाइम, नहीं इसको ढक्कन को अगर खोलेंगे तो ये आगे वाला जो सामने वाला उंगली ये ऐसे घुमाना चाहता है इसको ऐसे, लेकिन ये कैसे घुमाना चाहता है, पीछे वाला जो अंगूठा ऐसे घुमाना चाहता है, देखिए है ना, ऐसे घुमाना था, एक दूसरे का अपोजिट है, ये इधर घुमा रहा है, ये इधर घुमा रहा है, राइट, इसलिए ये आसानी से खुल रहा है। ठीक है ना, तो वही यहाँ पे ढक्कन खोल के बता रहे हैं कि ठीक है। ये यहाँ पे ऐसा ढक्कन खोल के बता रहा है कि ये इधर की ओर खींच रहा है, ये इधर की ओर यहाँ पे खींच रहा होगा। और फिंगर अप्लाई कपल टू द टर्न, इसको कपल के एग्जांपल में रखते हैं, राइट, कपल ही हो गया ना, ये इधर घुमा रहा है, ये उधर घुमा रहा है, मतलब लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, ये इधर घुमा रहा है। ठीक है, ओके जी, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी एक कोई मैग्नेटिक नीडल है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट्स फोर्स equal and opposite force on the pole of the compasses needle. These two forces form a couple फॉर्म कर रहा है, ये यहाँ पे इधर की ओर फोर्स लग रहा है, ये इधर की ओर फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से ये घूम रहा है। ठीक है, so that the moment of the couple does not depend on the point about it take, है ना, ये वाला एग्जांपल से अभी ये वाला पॉइंट के अबाउट है, आर क्रॉस एफ, R1 क्रॉस एफ लिखा है, इधर R2 क्रॉस एफ लिखा है, राइट, दोनों का सेंस ऑफ रोटेशन अलग अलग है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा R2 माइनस R1, राइट, सेंस ऑफ रोटेशन अलग अलग है, साइन भी अलग अलग होंगे, तो एफ कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास R2 माइनस R1 इंटू एफ। R2 माइनस R1 क्या है, ए बी है, सिंपली, है ना, कहीं से भी किसी इस वाले पॉइंट से भी लेते तो वो ए बी ही आता है। ये बोल रहा है कि ये इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पॉइंट, किस पॉइंट के अबाउट ले रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करता, इससे प्रूव हो जाता है R2 माइनस R1 इंटू एफ। R2 माइनस R1 क्या है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, नथिंग बट इज ए बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपने पास प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, आइडियल लीवर मैग्नेट पांच क्या बोल रहा है यहाँ पे, द पॉइंट इज कॉल्ड फलक्रम। अच्छा, जहाँ पे ये सब बोल रहा है सिंपल सा, जहाँ पे यह फिक्स किया ना इसको क्या बोलते हैं, इस वाले पॉइंट को फलक्रम बोलते हैं, और यहाँ से आपका जो है ना ये आर्म लेंथ है इधर की ओर, है ना, एक को लोड आर्म बोलते हैं, एक को एफर्ट आर्म बोलते हैं, ना, ये यहीं पे सीसॉ, सीसॉ अपन देखते हैं बचपन बचपन क्या अपन जो देखते हैं ना पार्क वगैरह में, सीसॉ जो आप एक दूसरे यहाँ बैठ के ऐसे झूलते रहते हैं, है ना, दैट इज सीसॉ, नथिंग बट एग्जांपल ऑफ फलक्रम, है ना, क्या है, लीवर का एग्जांपल है, right? जो जिस पॉइंट के अबाउट वो मूव करता है उसको क्या बोलते हैं, उसको फलक्रम बोला जाता है। द लीवर इज ए सिस्टम इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, it are with the reaction of the support at the fulcrum are is directed opposite force F1 and F2, राइट, ये इधर घुमा रहा है, ये इधर घुमा रहा है, राइट, दोनों का अगर मैग्नीट्यूड बराबर है तो ये क्या हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम बनाएंगे, रोटेशनल इक्विलिब्रियम ऑफ कोर्स, ये घुमा रहा है ना इसको। अब यहाँ ये वाला पॉइंट पढ़ के देखिए, नॉर्मली द एंटी क्लॉकवाइज, हाँ ये वाला एक साइन कन्वेंशन आपको ध्यान में रखने का, साइन कन्वेंशन क्या है भाई, साइन कन्वेंशन ये वाला आपको ध्यान में रखना, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को मोमेंट को अपन लेते हैं पॉजिटिव, और जो अपने पास क्लॉकवाइज उसको लेते हैं नेगेटिव, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। इन केस ऑफ लीवर एफ इज यूजुअली
सम वेट टू बी लिफ्टेड इज कॉल्ड द लोड। हाँ, जैसे मैं बोला था, एक इसको लोड आर्म होगा, इधर जो भी एक तरफ लोड लगाएंगे दूसरी तरफ एफर्ट लगाएंगे, तो जो जिधर अपन लोड, इधर मान चलो कि ये लोड है, इसको ये वाला कि इसको बोलेंगे लोड आर्म, इधर की ओर अपन एफर्ट लगा रहे हैं, राइट, इधर एफर्ट लगा रहे हैं, इसको खींच रहे हैं, है ना, या उसको उठाना चाहते हैं अपन, तो इधर एफर्ट लगा रहे हैं, तो ये हो जाएगा अपने पास एफर्ट आर्म, ये उसको अपना बोलेंगे क्या, लोड आर्म। ठीक है, ये यहाँ बात डिस्कस किया, द एफर्ट इज अप्लाई टू द लिफ्ट the load, the distance dz effort from the fulcrum is fulcrum effort। ठीक है, हाँ, तो ये हो जाएगा d1f1 इक्वल टू d2f2 इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, राइट। अच्छा, फिर जाके ये जो अपने पास लोड डिवाइड बाय एफर्ट, इसको क्या बोल देते हैं, लोड डिवाइड बाय एफर्ट को अपना मैकेनिकल एडवांटेज बोलते हैं, एफर्ट आर्म डिवाइड बाय लोड आर्म, ये ध्यान में रखना, मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 मींस दैट that the small effort can be used to lift a large load। मैकेनिकल एफर्ट की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है, तो आप छोटे से, यानी आप छोटा सा आपने फोर्स लगाया और उसको यूज करके बड़े से लोड को आपने उठाया, है ना, उसको अपना बोलते हैं एफर्ट, उसको अपना बोलते हैं आपने कम काम किया लेकिन उससे ज्यादा, है ना, लोड को, है ना, ज्यादा चीज को, वर्क आपने कम किया लेकिन उससे उसकी इफेक्ट ज्यादा दिखा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे वाला पॉइंट लिखा है, अगर मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब ये होता है लार्ज लोड को अपन पिक कर सकते हैं स्मॉल एफर्ट की जगह। चलिए, अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखिए, द एक्सपीरियंस, इसमें द एक्सपीरियंस ऑफ बैलेंसिंग योर नोटबुक ऑन द टिप ऑफ द फिंगर, ये कोई एक नोटबुक है, उसको आप एक फिंगर पिन पे, ये फिंगर पे आप इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, तो एक सर्टेन पॉइंट पे जाकर बैलेंस हो जाता है ना, तो जिस वाले पॉइंट पे सब बैलेंस हुआ है ना, उसको अपना बोलते हैं ग्रेविटी, है सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वही हम समझाने की कोशिश किया। तो उसी तरह तो बोला, कोई आप इरेगुलर शेप का कोई बॉडी ले लीजिए, है ना, उसको बैलेंस करते करते एक पॉइंट पे तो बैलेंस होगा, उस वाले पॉइंट पे उस वाले पॉइंट को अपना बोलेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि उस वाले पॉइंट के अबाउट अगर आप मोमेंट लिखते हैं तो नेट मोमेंट क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है, राइट, नेट मोमेंट जीरो आ जाता है, इसलिए उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। जैसे यहाँ देखो, ये इस वाले पॉइंट पे आया, इस वाले पॉइंट पे बैलेंस हो गया, इसका मतलब इधर जो पार्टिकल ये है, तो ये जो बॉडी है जिसमें तो हजारों पार्टिकल है, इसमें जो पार्टिकल ये, इसमें से m2 पिकअप कर लिया। ठीक है, ये m2 पिकअप किया, इधर m1, इधर ये घुमा रहा है, ये इधर घुमा रहा है, ये इधर घुमा रहा है, दोनों क्या है, बराबर है, तो नेट टॉर्क जीरो है, नेट फोर्स तो जीरो है। नेट फोर्स जीरो कैसे, ये m1g प्लस m2g इक्वल टू r को बैलेंस कर रहा है, ये टॉर्क ये इधर घुमाना चाहता है, ये इधर घुमाना चाहता है, इसलिए इस वाले पॉइंट को क्या बोल दिया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, center of gravity of a body coincide with the center of mass in the uniform gravity और gravity फ्री स्पेस। तो बोलता है कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्री स्पेस में दोनों कोइंसाइड करता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट अपने को यहाँ बोला, क्या बोला कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास इन द यूनिफॉर्म ग्रेविटी। अगर यूनिफॉर्म ग्रेविटी है तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड करते हैं, सेमी पॉइंट होता है, राइट। वी नोट दैट दिस इज ट्रू बिकॉज द बॉडी इज बीइंग स्मॉल। अगर बॉडी स्मॉल है तब जाके ऐसा कह सकता, अगर बॉडी लार्ज है, एक्सटेंडेड बॉडी, तो उस केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर, ये बहुत काम की पॉइंट है, आपको ये एमसीक्यू बना के पूछ सकता है, तो आपको ध्यान में रखना कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास हमेशा कोइंसाइड नहीं करता। अगर बॉडी काफी स्मॉल है तो जाकर कोइंसाइड कर सकता है, नहीं तो ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है, दोनों को एक दूसरे से लेना देना नहीं है, राइट। तो वही यहाँ पे पॉइंट लिखा गया है, राइट। ये पढ़ के आप देखना, सेंटर ऑफ मास हैज नथिंग टू डू विद द ग्रेविटी, इट डिपेंड्स ओनली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ द बॉडी। सेंटर ऑफ मास सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है। सेंटर ऑफ मास ऑफ द सेवरल रेगुलर होमोजेनियस ऑब्जेक्ट, ऑब्वियसली द मेथड यूज्ड टू गिव्स us also center of gravity of these body। हाँ, होमोजेनियस कोई बॉडी है तो जनरली उस केस में अपन सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास सेम होता है, अगर बॉडी स्मॉल इनफ है तो, है ना। वो ये क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन ऐसा ट्राई करके देखना ना। यहाँ पे दो R1 प्लस R2 ऊपर की और लग रहा है, और इसके जो वेट है W और W1 नीचे की तरफ, तो नेट फोर्स बैलेंस कर रहा है R1 प्लस R2 ऊपर की तरफ, ये W1 और W नीचे की तरफ, यहाँ से नेट टॉर्क ले लो,
किसी एक पॉइंट के अबाउट, इस वाले पॉइंट के अबाउट ले लो टॉर्क, ये इधर की ओर घुमाना चाह रहा होगा, है ना, ये किधर की ओर, इसके अबाउट अगर जी के अबाउट लोगे तो ये इधर की ओर घुमाना चाह रहा है भाई, ये इधर की ओर घुमाना चाह रहा है, दोनों बराबर होना चाहिए तब जाके इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा। ठीक है, ये यहाँ बोल रहा है, ये वाला भी उस तरह क्वेश्चन है ना, ये यहाँ पे फोर्स, यहाँ कॉन्टैक्ट है इधर की ओर, ये रिएक्शन फोर्स लगा, ये जमीन पे कॉन्टैक्ट है, रिएक्शन फोर्स लगा, किसी एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिख लेना है ना, किसी एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिख लेना है, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ। अभी क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नथिंग बट ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे कि एफ इक्वल्स टू एम, एफ इक्वल्स टू आप एम ए लिखते हो, एफ इक्वल्स टू आप, एफ इक्वल्स टू आप एम ए लिखते हो, तो जो ट्रांसलेशनल मोशन में एम का काम होता है वही काम जो है ना रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे कि एफ का एनालॉगी क्या हो जाता है रोटेशन में, टॉर्क, और ये मास का एनालॉगी हो जाता है आई, और एक्सेलरेशन का एनालॉगी हो जाता है एंगुलर एक्सेलरेशन, राइट। तो जो काम ट्रांसलेशनल मोशन में मास करता है वही काम जो है ना रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है ना, ये बात आपको ध्यान रखना। व्हाट इज द रोटेशनल, व्हाट इज द एनालॉगी ऑफ मास इन द रोटेशन, है ना, मास का एनालॉगी को क्या बोलेंगे हम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलेंगे रोटेशन। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी रोटेटिंग बॉडी, इसको डेवलप करने के इधर आगे डिराइव किया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, वी नो फॉर ए बॉडी रोटेटिंग अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस इच पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूविंग इन द सर्कल। ठीक है, कोई बॉडी अगर कोई भी एक रिजिड बॉडी मूव करती है, रोटेट करती है, तो उसके हर एक पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, राइट। ठीक है, और वो सर्कल परपेंडिकुलर जो होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये बात मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, ये बॉडी ऑफ सर्कल लिनियर वेलोसिटी की है। देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा, v इक्वल टू आर ओमेगा की बात अपन पहले कर चुके हैं ना, तो v की जगह पर आर ओमेगा आप रखोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, हाफ एम आर आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें से ओमेगा तो कांस्टेंट होता है रोटेशन में, तो ओमेगा का स्क्वायर को बाहर ले लिया, तो ये वाला जो टर्म अपने पास बचा, दैट इज नथिंग बट इट इज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट बॉडी अबाउट दैट एक्सिस, उस एक्सिस के अबाउट उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी। एक्सिस अलग चेंज हो जाती है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड होता है मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट। देखिए वही लिखा है एम इंटू आर आई स्क्वायर, एम इंटू आर आई स्क्वायर। ठीक है, पैरामीटर आई इज इंडिपेंडेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी इसको कुछ लेना देना नहीं है। इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिजिड बॉडी एंड एक्सिस अबाउट विच इट रोटेट्स, है ना, जिस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करता है उसके उसके लिए है ना ये वफादार है, राइट। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज हो गया फिर ये चेंज होगा। ठीक है, ट्रांसलेशन हाफ एम वी स्क्वायर लिखते, ये वाला पढ़ लीजिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले अ सिमिलर रोल एज द मास इन द लीनियर मोशन, जैसा मैं पहले बताया एज यूजुअल। ठीक है जी, ओके। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है अपने पास, कंसिडर a thin rod of RM rotating in the plane of center of mass and velocity. Each element being of distance r from the axis moved with the speed r omega. The kinetic energy half mv square, है ना, और हाफ एम आर ओमेगा स्क्वायर। इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लो, कैसे लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सम ये कितने डिस्टेंस पे, l/2, m/2 इंटू l/2 को होल स्क्वायर प्लस इसका ऐड कर दो तो दोनों नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाए। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने को ये वाला पॉइंट लिखा है, अपने इसको तो डेरिवेशन इसको नहीं करेंगे क्योंकि स्कोप से बाहर है, अपने सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसको तो सम को स्टैंडर्ड सम स्टैंडर्ड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको ध्यान में रखना है, राइट। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपको पढ़ लेना। ये अपने पास अब रेडियस ऑफ गायरेशन है। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या बोलता है, रेडियस ऑफ गायरेशन देखिए ये वाला पॉइंट पढ़ेंगे तो आप एज ए मेजर ऑफ वो क्या है, अनलाइक द मास ऑफ द बॉडी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नॉट अ फिक्स्ड क्वांटिटी बट मास कांस्टेंट होता है लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिक्स्ड क्वांटिटी नहीं है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। बट डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट। जैसा कि मैं बोला एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज हो जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया गोइंग टू चेंज, फिक्स्ड क्वांटिटी। ठीक है, चलो orientation of the fixed axis of rotation with respect to the body as a whole as
as a measure of the way in which the mass of the rotating body is distributed with respect to the axis of rotation. We can define a new parameter, the radius of rotation. It is related to the moment of inertia of the total mass of the body, right? ये moment of inertia से related है. अच्छा, I equals to mk square. ये क्या है? रेडियस k क्या है? k has a dimension of length. k dimension length का dimension k क्या है? Nothing but एक length ही है. ठीक है, फॉर ए रॉड अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ मिड पॉइंट, राइट. अब देखिए आई इक्वस टू क्या है आपके पास? एम. आई इक्वस टू है अपने पास एम के स्क्वायर. तो के की वैल्यू आपको अगर निकालनी है, के की वैल्यू निकालना क्या कर दो? आई डिवाइड बाय एम कर दो. आई डिवाइड बाय एम कर दो, के का वैल्यू आ जाएगा रेडियस ऑफ गायरेशन या रेडियस ऑफ गायरेशन भी पढ़ते हैं. ठीक है, ये हम बोले मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी, rigid body depends on the mass of the body, shape and size and distribution of mass about the axis of rotation है. सेम पॉइंट यहाँ पे रिपीट किया गया. चलिए नेक्स्ट अपने पास. अच्छा, ये कुछ स्टैंडर्ड बॉडी है, इसका आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको रट लेना है ना, क्योंकि यहाँ से आपको डेरिवेशन तो इसमें है नहीं, तो डेराइव नहीं करना आपको, ये सब जो है ना रटना है. ठीक है, तो ये थिन सर्कुलर रिंग का कोई रिंग है, थिन सर्कुलर, आर रेडियस है, मास है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होता है. सिमिलरली ये जो है सर्कुलर रिंग होता है रॉड का, इसके परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट डिस्क के लिए, स्फेयर के लिए, है ना. सो जितने सारी चीजें सब जितने सारे दिए गए सबको मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको ध्यान में रखना. अब काइनेटिक्स ऑफ द रोटेशनल मोशन अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस. नेक्स्ट क्या? एंगुलर वेलोसिटी इज द टाइम रेट. और एंगुलर वेलोसिटी पहले डिस्कस कर चुके हैं, डी थीटा बाई डी टी होता है, और एंगुलर एक्सेलरेशन डी ओमेगा बाई डी टी होता है, राइट. अच्छा, जैसे कि लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन अपन लीनियर मोशन ट्रांसलेशनल मोशन में पढ़ते थे, v इक्वल्स टू u प्लस टी. सिमिलर इक्वेशन यहाँ पर अपने पास जब बॉडी रोटेट करती है तो उसके लिए है ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, थीटा इक्वल्स टू थीटा नॉट. ये वाला इक्वेशन आपको ध्यान में रखना है, राइट. ये बॉडी देखो रोटेट कर रहा है, राइट, ये बॉडी रोटेट कर रहा है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म अगर अल्फा कांस्टेंट. एंगुलर एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, हेंस डी ओमेगा बाई डी टी अल्फा इक्वल्स टू कांस्टेंट, राइट. ऐसा इसको डिफरेंशिएट करोगे तो अपने पास एक इक्वेशन आ जाएगा, डी ओमेगा बाई डी टी इक्वल्स टू अल्फा है, तो डी ओमेगा इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो अल्फा डी टी, तो अल्फा तो कांस्टेंट बाहर ले लो, डी टी की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? टी प्लस सी हो जाएगा. ठीक है, उसी तरह से ये वाला एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन को आप ये वाला जो फॉर्मूला है इस पे आपको अटेम्प्ट लेना, राइट. ये जो फॉर्मूला सारे ये फॉर्मूला यूज करके आप लिखो. सिमिलरली जैसे v इक्वल्स टू u प्लस ए टी पढ़ते हैं, यहाँ पे ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी आ गया, ए की जगह पर अल्फा आ गया, और फाइनल वेलोसिटी की जगह पर ओमेगा आ गया, इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा है. टी एक तो टाइम है, टाइम तो दोनों में कॉमन. चलिए अपने पास कौन सी, हाँ ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना. देखो वही सब इक्वेशन यूज किया ना, ओमेगा थीटा इक्वल ओमेगा नॉट प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, देयर आर मिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस. तो इसमें क्या बोला है? वर्क. अच्छा, वर्क डन की वैल्यू निकालना आपने. वर्क डन जैसे कि देखिए सिंपल्स में बताऊं क्या वर्क डन इसमें कैसे निकालते हैं. वर्क डन जैसे कि आप उसमें क्या करते थे, एफ डॉट डी एक्स, यहाँ पे एफ का एनालॉगी क्या हो जाता है? एफ का एनालॉगी यहाँ पे क्या हो जाता है? एफ का एनालॉगी यहाँ पे टॉर्क होता है, राइट. एफ का एनालॉगी क्या हो जाता है? टॉर्क. इसलिए यहाँ पे देखिए ये वाला पढ़ के देखिए, टाउ इनटू डी थीटा, ये क्या हो गया? वर्क डन इन रोटेशन. ये एनालॉगी आपको ध्यान में रखना है, ये 5 स्टार पॉइंट में यहाँ मार्क किया. डिस्प्लेसमेंट, लिनियर में डिस्प्लेसमेंट एक्स से करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से करते हैं. यहाँ वी डी एक्स बाई डी टी, यहाँ पे डी थीटा बाई डी टी, ये इसके एनालॉगी है. एफ को एम ए लिखते हैं, यहाँ पे टॉर्क लिख देते हैं आई अल्फा. ठीक है, ये अगर आपको पता है तो आसानी से हो जाएगा, है ना. ये टाउ इंटू ओमेगा हो गया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, पी इक्वल्स टू डी डब्ल्यू बाई डी टी, टाउ इंटू ओमेगा, जैसे वहां पे एफ इंटू वी कर देते, देखो लिखा गया पावर इक्वल्स टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, यह फोर्स इंटू स्पीड बोले. यहाँ पे उसी तरह से पावर इक्वल्स टू टाउ इंटू ओमेगा, टाउ इंटू ओमेगा, इसको सिर्फ डिफरेंशिएट कर दी है. डी डब्ल्यू बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ डूइंग वर्क को अपना पावर बोलते हैं, रेट ऑफ डूइंग, इसको डिफरेंशिएट किया, और टाउ इक्वल्स टू डी थीटा बाई डी टी को लिख लिया ओमेगा. ठीक है, ओके. फिर इसी को अपने को डिफरेंशिएट कर दिया, आई ओमेगा स्क्वायर बाय आर, यहाँ से टाउ इक्वल्स टू
आई अल्फा आ गया एक और इक्वेशन, आई अल्फा, ठीक है, ये ओमेगा ओमेगा कट गया, ये आई अल्फा आ गया। तो सिमिलर टू सेकंड लॉ ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन, राइट। ठीक है, जस्ट फोर्स प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, टॉर्क प्रोड्यूस एंगुलर एक्सेलरेशन है, फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है इन ए बॉडी। द एंगुलर एक्सेलरेशन इज directly proportional to the applied torque and inversely proportional to the moment of force of the body. In this respect can be called the Newton's second law of rotational motion. ठीक है, हाँ सिंपल से, जो एक्सेलरेशन, जो फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है और टॉर्क क्या एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, सिंपल सा ना। ये वाला क्वेश्चन, इसको आपको अटेम्प्ट लेना है। यहाँ पे फोर्स लगाया, इस सेंटर के अबाउट ये मूव कर रहा होगा, कितना टॉर्क लग रहा है, फोर्स इनटू इसके जो डिस्टेंस होंगे यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट, टी इक्वल टू आई अल्फा, एफ इंटू आर कर दिया, और टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा होता है, वहां से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। ये आप अटेम्प्ट करके देखना। और वो जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ रोटेशन में जो ओमेगा स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, इसको यूज करना। एंगुलर मोमेंटम इन केस ऑफ रोटेशन, एंगुलर मोमेंटम जैसे कि पहले भी डिस्कस कर दिया, मोमेंट ऑफ मोमेंटम है, मोमेंट ऑफ मोमेंटम। We already know that there is time rate of change of angular momentum system of particles about a point is equal to the total external torque on the system about the same point. When the total external torque is zero, the total angular momentum of the system is conserved, right? ये देखो L निकाला, सारे पार्टिकल का क्या कर दिया, मोमेंट ऑफ मोमेंटम ऐड कर दिया। तो ये Cp इंटू एम बी, Cp इंटू एम बी, ये क्या आ गया, टोटल एंगुलर मोमेंटम होल बॉडी, ये आई इंटू ओमेगा आ गया, आई इंटू ओमेगा, आई इंटू ओमेगा, राइट। ये तो अपने पास v इक्वल टू ओमेगा आर लिख सकते हैं ना, v इक्वल टू ओमेगा आर लिख सकते हैं, यहाँ से एक r वाला टर्म है, तो 2 r वाले टर्म आ गए यहाँ पे, आर स्क्वायर इंटू एम, इसको क्या बोल दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये वाला इक्वेशन देखो आप, dl बाई dt, आई ओमेगा क्या मोमेंटम है, कौन सा एंगुलर मोमेंटम, इसको आपने डिफरेंशिएट किया, आई तो कॉमन हो गया, डी ओमेगा बाई डी टी को क्या लिख दिया, अल्फा, डी ओमेगा बाई डी टी को अल्फा लिख दिया, आई इंटू अल्फा, आई इंटू अल्फा क्या बोल दिया, टॉर्क, तो डी एल बाई डी टी क्या हो गया, टॉर्क, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम को टॉर्क बोलते हैं। जैसे लिनियर में अपन बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को फोर्स, यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज टॉर्क, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे ये एंगुलर मोमेंटम को आपने यहाँ पे ऐड कर दिया, नहीं ये टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा, टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व होगा, जब नेट टॉर्क जीरो होगा, है ना, नेट टॉर्क अगर जीरो होगा तो फिर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, जैसा कि पहले अपन बात कर चुके हैं। जैसे कि जिम्नास्टिक वगैरह, ये जो देखो ये जो करते हैं ना अपन, जो एक्रोबैट वगैरह अपने बॉडी की स्पेशल शेप में फॉर्म करते हैं ताकि उसकी जो है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाए और वेलोसिटी फास्ट हो जाए, राइट। जैसे कि आपने व्हील चेयर पे अगर बैठ जाओ, व्हील चेयर पे बैठ जाओ और व्हील चेयर को आप मूव, किसी अपने दोस्त को बोलो मूव करने के लिए, है ना, अगर आप हाथ को ऐसे फैलाओगे तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा तो आपकी उसकी रोटेशन कम हो जाएगी। जैसे हाथ को ऐसे कर लोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगी, घट जाएगी और ओमेगा सडनली इंक्रीज हो जाएगा। वही अपने बॉडी को शेप को चेंज करते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है, ओरिएंटेशन और मास पे डिपेंड करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को वेरी करके आप ओमेगा को चेंज कर सकते हैं, राइट। वही जन एक्रोबैट वगैरह करते हैं। ये एग्जांपल यहाँ पे, ये यहाँ नीचे पढ़ के देखने का आपको, ठीक है। ये हो गया पूरा, ये समरी है ना, ये समरी को आपको एक बार जो है ना, अगर आपने पूरा वीडियो देखा समरी को एक बार ध्यान से पढ़ने का, ठीक है, क्लियर पता चल जाएगा आपको, राइट। ये सब समरी, अब इसके बाद अपने पास क्वेश्चन आंसर आ गया, क्वेश्चन आंसर आपको अटेम्प्ट करके देखना है, ठीक है। तो ये था इसमें जो भी कोर कॉन्सेप्ट है, जो पॉइंट है, पॉइंट को मैंने यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश की है ना, और एक एक पॉइंट जहां से क्वेश्चन बन सकते थे, राइट, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, सबको हमने यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करते गए, राइट, वन बाय वन सबको डिस्कस किया। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर दो, शेयर भी कर दो, है ना। आपको कौन सा टॉपिक पे फिर जाके सब वीडियो चाहिए मेरे को कमेंट में जरूर बताइए, ताकि मैं फिर जाके उसके हिसाब ही एनसीईआरटी की पूरी सीरीज चलने वाली है, राइट, पूरी सीरीज। इसके बाद देखते हैं कौन सा जो है ना चैप्टर, अगर आप कमेंट में बताएंगे तो उसके हिसाब से मैं लेकर आऊंगा, ठीक है, कौन सा एनसीईआरटी का आपको चाहिए टॉपिक, क्योंकि आपको हेल्प करता है कहीं ना कहीं, क्योंकि
कई एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे नीट वगैरह में आप देख लो, एनसीईआरटी से उठा के यहाँ डिट्टो फेंक देते हैं, क्योंकि नीट में क्या होता है कि आपको सॉल्व करने वाले क्वेश्चन बहुत कम होते हैं, थ्योरेटिकली बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, इसलिए थ्योरी आपको पढ़ना जरूरी है। एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, राइट। एनसीईआरटी की फिजिक्स तो चाहिए, केमिस्ट्री तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ता है। ठीक, उसी तरह से मैं सोचा कि ये एनसीईआरटी की जो फिजिक्स वाला पॉइंट है वो मैं आपके लिए कवर कर दूं। तो बताइए आपको वीडियो पसंद आया होगा तो, ठीक है। पसंद आया तो बताइए कौन सा और नेक्स्ट वीडियो चाहिए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि मेरा भी मोटिवेशन थोड़ा सा हाई रहे और आपके लिए इसी तरह से जोरदार तरीके से मैं वीडियो लाता रहूं, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।